हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं कृतिकर्ण, योर फैकल्टी ऑफ ज़ूलॉजी और एस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ज़ूलॉजी के रिवीजन सीरीज में हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं। अगर मैं एक पर्टिकुलर चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट की बात करूं तो 3 पार्ट्स में हमने नियरली 80% ऑफ दिस चैप्टर को कवर कर लिया है। आज के इस लेक्चर में इस चैप्टर को हम कंक्लूड करेंगे और आज हमें बहुत ज्यादा चीजें सीखने की नहीं है इस वीडियो में, है ना। ऑलरेडी हमने बहुत सारे मेजर चंक ऑफ दिस चैप्टर वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड। तो अगर मैं पार्ट 3 की बात करूं, है ना, जो कि इससे पहले वाली वीडियो थी, उसमें हमने स्केलेटल सिस्टम शुरू किया था, जिसमें हमने इंट्रोडक्टरी एस्पेक्ट देखा था और मैंने आपको पूरे बोन के नंबर की प्रोफाइल आपको दी थी कि कहां कौन सी कितनी बोन्स मौजूद है, ठीक। और हमने एक्सियल स्केलेटन, जिसमें 80 हड्डियां होती हैं, 80 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, इसका पूरा का पूरा ब्यौरा मैंने आपको दिया था। आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो हम बात करेंगे थोड़ी सी अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में। आपके एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं दे रखा है, जितना दे रखा है उतना समझाऊंगी क्योंकि वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन में हम बात करेंगे अपने गर्डल्स की और अपने लिम्ब बोन्स की। गर्डल्स और लिम्ब बोन्स क्या होती हैं ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, आज तो बताऊंगी ही बताऊंगी। उसके बाद हमारा स्केलेटल एस्पेक्ट खत्म होता है। फिर बात आती है कि ये जो बोन्स होते हैं वो अलग अलग जगह पे क्या होते हैं, जॉइंट बनाते हैं, आपस में मिलते हैं और इनके जंक्शन को ही क्या बोलते हैं, जॉइंट। तो हम जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कितने टाइप के जॉइंट्स मौजूद होते हैं हमारे अंदर और अलग अलग टाइप के जॉइंट किस लोकेशन पर पाए जाते हैं, ठीक है क्या। तो जॉइंट्स के बारे में, और जॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर मैं नीट के पर्सपेक्टिव से आपको बोलूं, क्योंकि लोकेशंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं जॉइंट के रिगार्डिंग, है ना। स्पेशली आपके मैच द फॉलोइंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वहां पर जॉइंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक। Lastly, we are going to talk about the disorders, क्योंकि हम फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं और फिजियोलॉजी में आपने डिसऑर्डर नहीं पढ़ा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे, जिसमें आज मैं स्केलेटल डिसऑर्डर तो आपको पढ़ाऊंगी ही पढ़ाऊंगी, पर आई विल बी टॉकिंग अबाउट द मस्कुलर डिसऑर्डर्स ऑल्सो, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि मसल्स जब पढ़ा था हमने, तो वहां पर मस्कुलर डिसऑर्डर हमने डिस्कस नहीं किया था। मैंने बोला था लास्ट में डिस्कस करवाऊंगी, ठीक है क्या। तो आज के वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं बच्चा, अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में, फिर बात करेंगे जॉइंट्स के बारे में, फिर बात करेंगे डिसऑर्डर्स के बारे में, बोथ स्केलेटल एंड मस्कुलर डिसऑर्डर। क्लियर क्या। चलिए, so let's begin with the part 4 and the last part of this particular chapter. Let's start with appendicular skeleton, है ना। अगर मैं अडल्ट स्केलेटन की बात करूं तो टोटल बोन्स कितनी होती थी, 206, 206 बोन्स, जिसमें 80 बोन्स होती थी एक्सियल स्केलेटन में, जिसमें आता था आपका स्कल, जिसमें आती थी स्टर्नम, रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम। पर अगर मैंने 206 में से 80 माइनस कर दिया तो कितनी बोन्स बची, तो दैट वुड बी 126 बोन्स, ठीक। अब 126 बोन्स किसमें पाई जाएंगी, अपेंडिकुलर स्केलेटन में। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या क्या कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे, सो द कंपोनेंट्स ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटन इज, सबसे पहला गर्डल्स एंड दूसरा कंपोनेंट इज लिम्ब बोन्स। बताइए लिम्ब कितनी होती हैं आपके पास, तो टोटल तो 4 लिम्ब्स हैं, 2 फोर लिम्ब एंड 2 हाइंड लिम्ब। तो हमारे पास 4 लिम्ब्स एंड हाइंड लिम्ब्स। अगर मैं आपसे बोलूं कि हर लिम्ब में कितने बोन्स होते हैं, तो आप बोलेंगे 30। हर लिम्ब में कितने बोन्स, 30 बोन्स। तो बताइए दोनों 4 लिम्ब में कितने बोन्स, तो मैं बोलूंगी 30 मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट वुड बी 60। हर हाइंड लिम्ब में कितने बोन्स, 30। तो कितने हाइंड लिम्ब, 2, तो टोटल बोन्स यहां कितने हो गए,
13 to 2 60। तो टोटल लिम्ब बोन्स कितने होंगे? तो आप बोलेंगे मैडम दिस वुड बी 120। हो गया कि नहीं? अपेंडिकुलर स्केलेटल में टोटल बोन्स 126, 120 कौन उठा के ले गया? लिम्ब। तो बचा कितना? 6। तो गर्डल्स में कितनी बोन्स होंगी बच्चा? तो आप बोलेंगे 6 बोन्स। अब देखिए गर्डल्स भी दो टाइप के होते हैं। आपके जो हाइंड लिम्ब्स को आपके एक्सियल स्केलेटन से जोड़ने का काम करता है वो है आपका हिप गर्डल, और जो आपके फोर लिम्ब को आपके एक्सियल स्केलेटन से जोड़ने का काम करता है वो है आपका शोल्डर गर्डल। तो गर्डल्स भी दो टाइप के, कौन कौन? शोल्डर गर्डल, शोल्डर गर्डल एंड हिप गर्डल, शोल्डर गर्डल एंड हिप गर्डल। याद रखिएगा शोल्डर गर्डल को एक और नाम से पुकारा जाता है, दैट इज, यहां लिख देती हूं बच्चा, पेक्टोरल गर्डल। इट इज ऑल्सो नोन एज क्या? पेक्टोरल गर्डल। एंड हिप गर्डल is also known as pelvic girdle। पेल्विस बनाता है, पेल्विक गर्डल बोला, ठीक। और अगर मैं शोल्डर गर्डल, कुछ बोन्स ही होंगी जो ये मिलके बना रही होंगी, तो हमारा जो शोल्डर गर्डल है दिस इज वन हाफ, दिस इज अनदर हाफ, ठीक। तो ईच हाफ ऑफ शोल्डर गर्डल इज मेड अप ऑफ टू बोन्स। ईच हाफ इज मेड अप ऑफ टू बोन्स। कितनी हाफ्स हैं? 2। तो टोटल बोन्स कितने हो गए? 4। 2 इधर 2 इधर। तो शोल्डर गर्डल में टोटल बोन्स हम क्या बोलेंगे? ईच हाफ हैज कितना? 2 बोन्स। देयरफॉर टोटल बोन्स कितनी हो गई? तो आप बोलेंगे ऐसी ऐसी 2 हाफ्स हैं, तो टोटल बोन्स वुड बी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 ऑफ कोर्स। तो टोटल बोन्स पेक्टोरल गर्डल में कितनी बचा? 4। अगर मैं पेल्विक गर्डल की बात करूं तो पेल्विक गर्डल इज मेड अप ऑफ 2 बोन्स। 2 बोन्स आपस में जुड़ती हैं तब बनाती है पेल्विक गर्डल। तो टोटल बोन्स वुड बी हियर 2 बोन्स। बोन की का नाम क्या है ये सब हम बारी बारी से अभी जिक्र करेंगे। तो हो गया क्या? 4 बोन्स यहां, 2 बोन्स यहां, टोटल बोन्स कितनी थी गर्डल्स में? 6, ठीक। तो ये बात रही नंबर ऑफ बोन्स इन अपेंडिकुलर स्केलेटन की। अब ये बोन्स क्या है, फंक्शन क्या है, चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी बच्चा शोल्डर गर्डल एंड फोर लिम्स, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगी पेल्विक गर्डल एंड हाइंड लिम्स। क्लियर है क्या? चलिए, सो लेट्स बिगिन विथ शोल्डर गर्डल एंड फोर लिम्स, ठीक। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ना, ये बिल्कुल आप, जैसे मैं खड़ी हूं और आप सामने से देख रहे हो, वैसा ही फ्रंटल व्यू है ये, ठीक। इसलिए आपको आगे से रिब केज दिख रहा होगा, है ना। आपको जो पिंक कलर से यहां डिनोटेड है that actually is a representation of your pectoral girdle, जिसमें आपको 2 पतली सी बोन इधर दिख रही होंगी, दिख रही है क्या? ये वाली बोन दिख रही है, और एक आपको इधर ट्रायंगुलर बोन दिख रही होंगी, दिख रही है क्या? तो एक ट्रायंगुलर और एक लंबी बोन, एक ट्रायंगुलर एंड एक लंबी बोन, टोटल बोन्स कितनी हो गई? 4। क्लियर? तो ये जो ट्रायंगुलर बोन आपको दिख रही है जो कि एक्चुअली पीछे से ज्यादा क्लियर दिखेगी, हम देख आगे से रहे हैं, है ना। तो मैं आपको डॉर्सल व्यू भी अभी आपको दिखाऊंगी। तो ये जो ट्रायंगुलर बोन है इसको बोलते हैं हम स्कैप्यूला। क्या बोलते हैं? स्कैप्यूला। और ये जो लंबी सी बोन आपको दिख रही है जो कि यहाँ कॉलर रीजन में प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉलर बोन, ऑल्सो कॉल्ड एज क्लैविकल। Clavicle scapula. Clavicle scapula is a part of
शोल्डर गर्डर, राइट। चलिए, तो ये ओवरव्यू समझ आया आपको। लेट्स टॉक अबाउट इट इन डिटेल थोड़ा सा। देखिए जरा बच्चा, जो स्केलेटन है उसको मैंने पीछे से देखा, और जब मैंने पीछे से देखा तो क्या आपको ये ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर चमक रहा है? बिल्कुल। ये जो ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर है, इसका शेप कैसा लग रहा है आपको? क्या ये ट्रायंगुलर दिख रहा है? अगर ये ट्रायंगुलर दिख रहा है तो इसको हम बोल रहे हैं स्कैप्यूला। थोड़ी थिकनेस बढ़ाएं, इसको हम बोल रहे हैं क्या बच्चा? दिस इज योर स्कैप्यूला। और स्कैप्यूला को हम शोल्डर ब्लेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शोल्डर ब्लेड। अगर मैं स्कैप्यूला के शेप की बात करूं तो क्या बोलोगे? शेप ऑफ स्कैप्यूला वुड बी ट्रायंगुलर। क्या है ये? ट्रायंगुलर। ऑल्सो नोन एज, तो बोल दोगे शोल्डर ब्लेड। शोल्डर ब्लेड। अच्छा, आप बायोलॉजी में बहुत सारी चीजों के लोकेशंस पढ़ते हैं और उसको आप अपने वर्टिब्रा से रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि भैया अच्छा, ट्रैकिया बाइफर्केट किया था तो मैं वर्टिब्रल कॉलम को अगर देखूं तो वर्टिब्रल कॉलम के किस लेवल पे बाइफर्केट किया था, तो आपको मैंने सिखाया था फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पे बाइफर्केट करता है, याद है क्या? वैसे ही किडनी का लोकेशन भी हमने सीखा था, है ना? तो हमने किडनी के लोकेशन में पढ़ा था क्या कि T12 से L3 के लेवल तक किडनी पाई जाती है, लास्ट थोरैसिक से लेकर थर्ड लंबर तक पाई जाती है, सीखा था हमने बच्चा। लाइकवाइज अगर मैं बोलूं कि स्कैप्यूला जो है आपकी, ये किस वर्टिब्री के लेवल से कहां तक पाई जाएगी, तो आप याद रखिएगा क्योंकि ये यहां पाई जा रही है तो पक्का ये थोरैसिक रीजन में ही पाई जा रही होगी, है कि नहीं? क्योंकि ये तो आपका नेक रीजन हो गया, तो सर्वाइकल वर्टिब्रा तो पिक्चर से बाहर है, तो कौन सी वर्टिब्रा आएंगी? थोरैसिक वर्टिब्रा, क्योंकि इस रीजन में पूरा का पूरा कौन सी वर्टिब्रा है? थोरैसिक वर्टिब्रा। सेकंड से लेकर सेवेंथ थोरैसिक वर्टिब्रा तक, क्योंकि थोरैसिक वर्टिब्री कितनी होती हैं? 12 होती है, 12 इन नंबर। तो सेकंड से लेकर सेवेंथ थोरैसिक वर्टिब्री के लेवल पे आपको कौन दिखेगी? स्कैप्यूला। तो लिख देती हूं मैं, प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ, present at the level of T2 to T7 वर्टिब्रा। T2 to T7 का मतलब क्या होता है पता चला कि आपको? T मतलब थोरैसिक वर्टिब्रा, 2 का मतलब सेकेंड, तो सेकेंड थोरैसिक से सेवेंथ थोरैसिक वर्टिब्री के, सेकेंड से सेवेंथ थोरैसिक वर्टिब्री के लेवल पे आपको स्कैप्यूला देखने को मिलेगा। चलिए, अब ये जो स्कैप्यूला है ना, इस स्कैप्यूला में बोन है, तो बोन एकदम आरा तिरछा एकदम घुमा है, बिल्कुल अलग अलग प्रोसेसेस बना रहा है कि नहीं? तो आप देखेंगे कि ये जो आपका स्कैप्यूला है इसमें एक रिज है, रिज मतलब थोड़ा सा उभार, जो कि आपको पीछे की तरफ बहुत प्रोमिनेंटली फील भी होता है बच्चा, है ना? एकदम बिल्कुल डायगोनली आपको एक उभार दिख रहा होगा जो कि फील भी आप कर सकते हैं स्कैप्यूला में, और यही उभार कहलाता है स्पाइन। क्या कहलाता है बच्चा? इसी रिज को आप क्या बोलते हैं? स्पाइन बोलते हैं। ठीक, स्पाइन क्या है? इट इज दी रिज, या मैं बोल सकती हूं बोनी रिज ऑफ स्कैप्यूला। अब देख बच्चे, ये तो पूरा का पूरा स्पाइन हो गया, एकदम उभार हो गया, यही उभार गया 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 और बोन थोड़ी सी फैल गई
और ये जैसा इस शेप का एक स्ट्रक्चर बना गई। क्या ये प्रोसेस दिख रहा है आपको? इसी प्रोसेस को अगर मैं यहां पर हाईलाइट करूं, तो रेड कलर से हाईलाइट करके आपको दिखाऊं बच्चा, तो ये जो चीज आपको दिख रही है, दिख रहा है, तो यही है आपका स्पाइन जो आगे जाके थोड़ा फैल गई और क्या बना गई? प्रोसेस। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्रोमियन प्रोसेस। क्या बोल दोगे? एक्रोमियन प्रोसेस। मैं आपको अभी स्कैप्यूला पढ़ा रही हूं बच्चा। हम पढ़ रहे हैं पेक्टोरल गर्डल, जिसमें दो बोन्स थी, दो टाइप की बोन्स थी, स्कैप्यूला एंड क्लैविकल। मैं अभी पढ़ा रही हूं स्कैप्यूला, फिर बात करेंगे क्लैविकल की। और ये कितनी पाई जाती हैं? तो हर हाफ में एक एक, एक स्कैप्यूला एक क्लैविकल, एक स्कैप्यूला एक क्लैविकल, टोटल दो स्कैप्यूला दो क्लैविकल। क्लियर? तो एक्रोमियन प्रोसेस जो है आपका, इस एक्रोमियन प्रोसेस की क्या खास बात है जो आपको ध्यान में रखनी है? वो ये बच्चा कि यहां पे आप देख सकते हैं कि एक बोन आपको नजर आ रही है। आ रही है क्या? क्योंकि हम देख पीछे से रहे हैं। ये बोन कहां है? आगे की तरफ। और ये बोन कुछ नहीं, ये क्लाविकल ही तो है। मतलब दिस एक्रोमियन प्रोसेस इज एक्चुअली providing the site for attachment of your collarbone। ठीक, तो हम लिख सकते हैं articulates with, articulates मतलब जुड़ना, तो articulates with किससे? क्लैविकल से। चलिए जी, इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये जो आपका स्कैप्यूला है ना बच्चा, ये देख आगे से, दैट वाज पीछे का व्यू, पीछे से देखने पे ऐसा दिखेगा। अगर मैं स्केलेटन को आगे से देखूं और बाकी सारी चीजें मैंने हटा दी, तो स्कैपुला बिल्कुल ऐसा दिख रहा है। क्या आपको यहां पर एक्रोमियन प्रोसेस देखने को मिल रहा है? दिख रहा है कि आपको बच्चा? दिस इज योर एक्रोमियन प्रोसेस। और इसी से ये जो व्हाइट कलर की बोन जुड़ी हुई है, इसको आपने क्या नाम दिया है? क्लैविकल। एक और चीज देख बच्चा, कि आपका ये जो स्कैप्यूला है, क्या इस स्कैप्यूला में एक कैविटी है, एक ग्रूव है, एक गड्ढा दिख रहा है क्या आपको? और इसी गड्ढे को हम बोलते हैं ग्लेनोइड कैविटी। क्या नाम देते हैं? ग्लेनोइड कैविटी। चलिए, तो मैं इसको तो ये जो गड्ढा आपको दिख रहा है, ये जो गड्ढा आपको दिख रहा है, जिसमें ये हड्डी आके फिट हुई है, और ये हड्डी क्या है? क्या ये आपकी फोर लिम्ब की बोन है? बिल्कुल। इस हड्डी को बोलते हैं बच्चा ह्यूमेरस। आगे पढ़ेंगे हम। तो क्या ह्यूमेरस इस गड्ढे में आके फिट हो गया है? यस। और इसी को हम बोलते हैं शोल्डर जॉइंट। क्या बोल देते हैं? शोल्डर जॉइंट। तो शोल्डर जॉइंट कैसे बनता है, देखा क्या आपने? तो सबसे पहले हम लिख लें कि ये कैविटी क्या कहलाती है? ग्लेनोइड कैविटी। कौन सी बोन में पाई जाएगी ये ग्लेनोइड कैविटी? दो क्वेश्चन यहां से बनता है। ग्लेनोइड कैविटी फॉर्म्ड बाय विच बोन? तो आप बोलेंगे स्कैप्यूला। दूसरा क्वेश्चन, ग्लेनोइड कैविटी से कौन आके जुड़ता है? तो जुड़ता है, अटैच होती हैं आपकी ह्यूमेरस, और ह्यूमेरस जब इससे जुड़ती हैं तो बनाती हैं क्या? शोल्डर जॉइंट। ठीक, तो लिखते हैं फॉर्म्ड बाय स्कैप्यूला। दूसरा, आर्टिकुलेट्स विथ humerus, articulates with humerus
टू फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट which is shoulder joint. चलिए बच्चा, इतनी बात क्लियर। तो स्कैपुला के बारे में जितनी जानकारी आपको देनी थी मुझे, मैंने आपको बता दिया। नाउ स्विचिंग ऑन टू द सेकेंड बोन ऑफ योर पेक्टोरल गर्डल विच इज क्लैविकल। कौन सी बोन है बच्चा? क्लैविकल। क्लैविकल ऑल्सो नोन एज, क्या बोलेंगे क्लैविकल को बच्चा? कॉलर बोन। क्लैविकल ऑल्सो कॉल्ड एज कॉलर बोन। अच्छा, कुछ बात याद आ रही है क्या? क्या लास्ट क्लास में क्लैविकल के बारे में हमने कुछ चीज सीखी थी? बताएं। कॉलर बोन नहीं याद आ रहा हो तो मैं आपको रिकॉल करवाऊं। ये जो क्लैविकल था आपका, क्या मैंने स्टर्नम जब जिक्र किया था तो बोला था जो स्टर्नम होती है, दिख रही है स्टर्नम? क्या स्टर्नम यही है? स्टर्नम में अलग अलग हिस्से हुआ करते थे। ये ऊपर वाला हिस्सा कहलाता था मैनुब्रियम, ये वाला हिस्सा कहलाता था बॉडी, और ये वाला हिस्सा कहलाता था ज़िफॉइड प्रोसेस। याद हो अगर तो। देख बच्चा, ये जो लाल रंग की बोन है बस हाईलाइट करने के लिए बनाया गया है, बोन रेड कलर की थोड़ी ना होती है। तो ये जो रेड कलर से दिख रहा है आपको, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर क्लैविकल। अब देख, क्लैविकल क्या आगे की तरफ इस मैनुब्रियम से ही अटैच दिख रहा है? तो आप बोलोगे बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। तो ये क्लैविकल अभी सीखा स्कैपुला में भी जुड़ता है। कहां पर? स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस से। और क्लैविकल आगे की तरफ और किससे जुड़ेगा? तो आप बोलेंगे मैनुब्रियम ऑफ स्टर्नम। इसलिए हम ये जो आपकी जो क्लैविकल है ना, इसके दो एंड्स हैं। एक एंड से तो ये किससे जुड़ रहा है? स्कैपुला से। और एक एंड से किससे जुड़ रहा है? मैनुब्रियम से। मैनुब्रियम किसका? स्टर्नम का ही तो पार्ट है। तो हम एक बोल देंगे कि ये वाला पोर्शन, लिख दूं अगर मैं, तो ये वाला पोर्शन अटैचेस, थिकनेस थोड़ी कम की जाए, अटैचेस या articulates with scapula, और इधर से it articulates with manubrium of sternum। तो जो क्लैविकल है, क्या उसके दो छोर हैं? क्या दो एंड्स हैं? एक अगर स्कैप्यूला से अटैच हो रहा है तो बोल दोगे स्कैप्यूलर एंड। एक एंड जो स्टर्नम से अटैच हो रहा है, बोल दोगे स्टर्नल एंड। स्टर्नल एंड। ठीक, और इसको बोल दोगे स्कैप्यूलर एंड। इसका? क्लैविकल का। चलिए, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद ही रखनी है बच्चा, स्टेटमेंट में आपको फंसाया जा सकता है ना? तो आपको ये बात याद रखनी है कि ईच हाफ ऑफ शोल्डर गर्डल, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है बहुत क्लियरली, तो ईच हाफ ऑफ शोल्डर गर्डल हैज वन क्लैविकल वन स्कैपुला, है ना? तो ऐसे ऐसे दो हाफ्स, तो एक स्कैपुला एक स्कैपुला, एक क्लैविकल, टोटल दो क्लैविकल दो स्कैपुला। टोटल बोन्स कितनी? 4।
चलिए जी, तो ये हमारा पेक्टोरल गर्डल क्लियर है सबको। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हम अपने फोर लिम्स की। फोर लिम्ब को अलग अलग रीजन में, अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। दिस इज योर अपर आर्म, दिस इज योर लोअर आर्म एंड दिस इज योर हैंड। इसको क्या बोलते हो? हैंड। हैंड में भी हिस्से, इसको क्या बोलते हो? रिस्ट, इसको क्या बोलते हो? पाम, और इसको क्या बोलते हो? फिंगर्स। फिंगर्स को डिजिट्स भी बोलते हैं, ठीक। अपर आर्म, लोअर आर्म, फिर है आपका हैंड, हैंड में आ गया रेस्ट, फिर आ गया पाम, रेस्ट, पाम एंड फिंगर्स, ठीक। चलिए, तो ये रही आपकी अपर आर्म, ये रही लोअर आर्म, और ये रहा पूरा का पूरा हैंड। हैंड में पहले क्या है? रेस्ट, फिर क्या है? पाम, और फिर आएंगे डिजिट्स, फिंगर्स, राइट। तो कौन से रीजन में कौन सी बोन होती है? सबसे ऊपर। अभी तो आपको समझ आ ही गया होगा कि अपर आर्म में जो बोन होगी वही बोन तो शोल्डर जॉइंट बना रही थी। किससे जाके आर्टिकुलेट कर रही थी बच्चा? तो हम बोलेंगे ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला से, है कि नहीं? तो दिस बोन मस्ट बी ह्यूमेरस। क्या नाम होगा जी? ह्यूमेरस होगा। सो दिस बोन इज ह्यूमेरस। तो जो ह्यूमेरस है बच्चा, ये आगे, ये जो आपका पेक्टोरल गर्डल है, पेक्टोरल गर्डल के पास वाला हिस्सा ये है और दूर वाला हिस्सा ये है। तो हम बोलेंगे दिस इज प्रॉक्सिमल एंड दिस इज डिस्टल एंड ऑफ ह्यूमेरस। दिख रहा है क्या आपको? तो जो प्रॉक्सिमल एंड है इसको बोल देते हैं हेड पोर्शन। इसलिए हम बोलते हैं कि हेड ऑफ ह्यूमरस articulates with glenoid cavity of scapula to form shoulder joint, ठीक। लिख देते हैं head of humerus articulates with glenoid cavity of scapula to form शोल्डर जॉइंट। शॉर्टकट में लिख दिया। ये जो शोल्डर जॉइंट है ना बच्चा, याद रखिएगा, आगे तो डिस्कस में करूंगी, दैट इज अ टाइप ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? इट इज अ टाइप ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। वेरी इंपॉर्टेंट। बॉल एंड सॉकेट क्यों बोलते हैं बच्चा? तो बॉल, देखिए जरा, क्या ये ह्यूमरस का जो हेड है वो बॉल लाइक दिख रहा है, और ये जो आपकी कैविटी है, ग्लेनोइड कैविटी, वो क्या है? सॉकेट, है कि नहीं? जैसे आप सॉकेट में क्या करते हैं? चार्जर प्लग इन करते हैं, ठीक है, वैसे ही इस सॉकेट में कौन चला गया है? हेड ऑफ ह्यूमरस। हेड ऑफ ह्यूमरस कैसा है? बिल्कुल कॉन्वेक्स बॉल जैसा है, इसलिए हमने इस जॉइंट को क्या बोल दिया? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्लियर है क्या? चलिए, ह्यूमरस के नीचे आते हैं तो जो आपकी लोअर आर्म है, लोअर आर्म में दो बोन्स हैं, ठीक। याद रखिएगा, नाम है इनका रेडियस एंड अल्ना। क्या बोलते हैं बच्चा? रेडियस एंड अल्ना। जो अल्ना होती है वो आपके पिंकी फिंगर है ना, ये जो है आपकी पिंकी फिंगर की तरफ होती है। यू फॉर अल्ना, पी फॉर पिंकी फिंगर, यूपी याद कर सकते हैं। तो इस तरफ होंगी आपकी कौन? अल्ना, और इस तरफ कौन होती है आपकी? रेडियस, ठीक। तो यहां पे लिख दूं मैं, दिस इज अल्ना एंड रेडियस। अगर मैं नंबर बोलूं ना बच्चा, ह्यूमरस कितना था, कितनी संख्या थी ह्यूमरस की? तो एज यू कैन सी हियर, ह्यूमरस संख्या है कितनी इसकी? एक। रेडियस कितना है? एक। अल्ना कितना है? एक। बता,
एक फोर लिम्ब में कितनी बोन्स होती हैं? 30। कितनी बोन्स हमने सीख ली? 3। रिमेनिंग 27 बताती। ठीक, अब ये आपका रेडियस और अल्ना जो दिख रहा है आपको, क्या रेडियस और अल्ना आपको ह्यूमरस से जुड़ता हुआ दिख रहा है, आर्टिकुलेट करता हुआ इस पॉइंट पे दिख रहा है? क्या दिख रहा है? और यहां पे जब ये आर्टिकुलेट करता है तो क्या बनाता है? एल्बो जॉइंट। क्या बनाता है? एल्बो जॉइंट। पढ़ेंगे आगे। ठीक, चलिए अब आते हैं हम अपने हैंड पोर्शन पे, और हैंड में सबसे पहले कौन आएगा? रेस्ट। और रेस्ट में जो बोन्स होती हैं बच्चा, उस बोन का नाम है कार्पल्स। क्या बोल देते हो? कार्पल्स। रेस्ट में। और जो पाम में बोन्स होती हैं वो होती हैं मेटाकार्पल्स। रेस्ट में कार्पल, पाम में क्या? मेटाकार्पल्स। याद रहे, जो कार्पल्स होती हैं उनकी संख्या होती है 8। कार्पल्स कितनी है बच्चा? 8। मेटाकार्पल होती हैं 5। ठीक, तो देखिए जरा, 1 2 3 8 और 5, कितनी बोन्स हो गई? काउंट कर सकते हैं क्या? पूरे के पूरे 30 का हिसाब देने वाली हूं मैं अभी आपको। आते हैं फिंगर्स की तरफ, और फिंगर्स जिसको डिजिट्स भी बोलते हैं, डिजिट्स में जो बोन पाई जाती हैं उस बोन को बोला जाता है फैलेंजेस। क्या बोलते हो बोन को? फैलेंजेस। और फैलेंजेस में टोटल बोन्स कितनी होती हैं? तो होती हैं बच्चा 14। कितनी बोन्स? 14। अब आप मुझे बता सकते हैं क्या ये 30 हो चुका है? बिल्कुल। 14 1 15, 15 5 20 और 8 2 10 30। क्या 30 बोन्स हो गए टोटल? यस। याद रखिएगा, ये जो आपके फिंगर्स है ना बच्चा, इसमें फैलेंजेस, हर फिंगर में कितने फैलेंजेस होते हैं? तो इन फिंगर्स में सबसे छोटी फिंगर कौन सी दिख रही है? थंब दिख रही है क्या सबसे छोटी? इसमें फैलेंजेस केवल 2 होंगे, सब में 3 3 3 3 3 3 3 3, 12 हो गए और 2 इसमें हो गए, तो टोटल कितने हो गए फैलेंजेस? 14। तो अगर मैं आपसे बोलो फैलेंजियल फॉर्मूला क्या होगा, तो दैट वुड बी, phalangeal formula would be 2 3 3 3 3, और ये 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? थंब को। चलिए, इतनी बात क्लियर? तो सबसे ऊपर था ह्यूमरस 1, फिर नीचे लोअर आर्म में आया रेडियस एंड अल्ना, संख्या 1 1 ही रहेगी। ये रेडियस अल्ना ऊपर भी जुड़ा हुआ है ह्यूमरस से, और नीचे जुड़ा हुआ किससे? कार्पल से। आया हैंड, हैंड में सबसे पहले रेस्ट, रेस्ट में कौन सी बोन्स? कार्पल, संख्या कितनी? 8। फिर आया मेटाकार्पल्स, कहां होती है? पाम में, संख्या कितनी है? 5। और मेटाकार्पल के बाद होता है हमारा फैलेंजेस व्हिच आर प्रेजेंट इन योर फिंगर्स, डिजिट्स। और हर डिजिट में फैलेंजेस की संख्या सेम नहीं होती, 4 में सेम होती है व्हिच इज 3 3 3 3, पर आपके थंब में कितनी होती है? केवल 2। क्लियर है? चलिए, सो दैट्स ऑल अबाउट योर 4 लिम्ब। इतना ही पढ़ाऊंगी, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं आगे बच्चा। विल टॉक अबाउट पेल्विक गर्डल एंड हाइंड लिम्ब। पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल में क्या क्या है? पेल्विक गर्डल एंड हाइंड लिम्ब, तो मैं बात करूं अगर पेल्विक गर्डल की और हाइंड लिम्ब की, ठीक, तो पेल्विक गर्डल formed of, it is formed of कितने बोन्स? तो 2 बोन्स, और उस बोन का नाम है हिप बोन्स। क्या बोलते हैं हम? हिप बोन्स। तो इट इज formed of 2 hip bones.
याद रहे हिप बोन्स के भी अलग अलग नाम हैं, तो हिप बोन्स इज ऑल्सो नोन एज कॉक्सल बोन। क्या बोलते हैं? कॉक्सल बोन। इसका एक और नाम है, दिस इज ऑल्सो नोन एज इननॉमिनेट बोन। तो हिप बोन को क्या बोलते हैं? कॉक्सल बोन भी बोलते हैं, इननॉमिनेट बोन भी बोला जाता है। क्लियर है क्या? अगर मैं हाइंड लिम्ब की बात करूं तो हर हाइंड लिम्ब में कितने बोन्स होंगे? 30। टोटल हाइंड लिम्ब्स 2, तो टोटल बोन्स 60। क्लियर? चलिए, तो ये हिसाब मैंने पहले भी आपको दिया था। ये डायग्राम देखिए बाजू में, ये जो चीज आपको दिख रही है बच्चा, दिस थिंग दैट यू आर सीइंग, थोड़ा सा मैं आपको हाईलाइट करके बताऊं अगर, है ना, तो ये जो चीज आपको दिख रही है यहां से लेकर यहां तक दिख रही है क्या? दिस इज योर वन कॉक्सल बोन, वन हिप बोन, दिख रही है क्या? दिस इज योर अनदर हिप बोन। ठीक, और ये दो जो हिप बोन्स हैं, ये एक हिप बोन, एक दूसरी हिप बोन, क्या ये दोनों हिप बोन कहीं ना कहीं जुड़ी है वेंट्रली एंड डॉर्सली? यस, डॉर्सली। देख जरा, ये देख के बताइए क्या दिख रही है? क्या ये सैक्रम नहीं दिख रही है आपको? बिल्कुल। वर्टिब्री में हमने सीखा था ना बच्चा, सर्वाइकल, थोरासिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉक्सीजियल। सैक्रल 5 वर्टिब्री होती थी जो कि अडल्ट में फ्यूज होके एक बना देती हैं, कहलाती हैं सैक्रम। तो क्या है ये? सैक्रम। तो क्या ये हिप बोन्स डॉर्सली जुड़ी हुई है सैक्रम से? तो आप बोलेंगे यस। पर क्या ये आगे भी जुड़ी हुई है? बिल्कुल, आगे भी इन दो बोन को जोड़ा गया है। कैसे जोड़ा गया है? तो मसाला भर के, और वो मसाला क्या है? दैट इज नथिंग बट फाइब्रस कार्टिलेज। और इसी स्ट्रक्चर को, जो कि इन हिप बोन्स को आगे वेंट्रली जोड़ता है, इस स्ट्रक्चर को जो ग्रीन कलर से बनाया है, कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। पढ़ाऊंगी अभी आगे, ठीक? मतलब ये बात तो क्लियर है कि हिप बोन्स आगे भी जुड़ी हैं और पीछे भी जुड़ी हैं, और ऐसे जुड़ के क्या बना रही है बीच में बच्चा? कैविटी बना रही है। क्या बना रही है? कैविटी। क्या आपको ये कैविटी दिख रही है? चूंकि ये कैविटी, हिप बोन्स, इनको पेल्विक बोन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेल्विक बोन्स। तो ये कैविटी क्या कहलाएंगी? पेल्विक कैविटी। क्या कहलाएंगी? पेल्विक कैविटी। तो लिख दूं मैं यहां पर कि हिप बोन्स articulate with sacrum कहां पर? डॉर्सली, and are joined via fibrous cartilage, and this is white fibrous cartilage, joined via white fibrous cartilage, known as, क्या बोला था इसको? known as pubic symphysis। और ये कहाँ पाया जाएगा? लोकेशन अगर मैं आपसे बोलूं तो इट इज प्रेजेंट वेंट्रली। चलिए जी, इतनी बात क्लियर हो गई।
तो हम सबसे पहले बात करते हैं इसी पेल्विक गर्डल के बारे में थोड़ा सा। बहुत सारी चीजें मैंने बता दी आपको, जो रिमेनिंग है वो अभी हम सीखेंगे, और फिर हम बात करेंगे अपनी किसकी, अपने हाइंड लिम्ब के बोन्स की। ठीक, चलिए शुरू करते हैं बच्चा। बात करेंगे सबसे पहले हम पेल्विक गर्डल की। पेल्विक गर्डल में कितने बोन्स थे, कितने बोन्स, तो 2 कॉक्सल बोन, या इन्हीं को हिप बोन, या इन्हीं को इननॉमिनेट बोन बोला जाता है। ठीक, कैसे जुड़ी होती है मैंने आपको सिखाया। देखिए यहां पर और भी ज्यादा क्लियर है। ये जो आपकी बोन है ये क्या है, दिस इज योर वन हिप बोन, दिस इज दी अनदर हिप बोन। ठीक, यहां जो आपको ये ट्राइंगुलर चीज दिख रही है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर सैक्रम। ये क्या है आपकी सैक्रम, और सैक्रम से नीचे जुड़ी हुई छोटी सी बोन जो आपको दिख रही है, दैट इज योर वेस्टिजियल बोन, which is nothing but coccyx vertebra के फ्यूजन से बनी है। 4 कॉक्सिजियल वर्टिब्री होती थी जो कि फ्यूज करके एक बनाती हैं, क्या कहलाती है, टेल बोन, है ना। तो ये रही आपकी कॉक्सिक्स और ये रही आपकी सैक्रम, और ये क्या है आपकी, दिस इज योर हिप बोन्स। ठीक, अगर मैं बात करूं हिप बोन की भी ना बच्चा, तो अडल्ट में तो हिप बोन बिल्कुल एक दिख रहा है, पर अर्लियर इन द डेवलपमेंट, अगर मैं फीटल स्टेज की बात करूं, तो ये एक हिप बोन तो बाद में बना, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये 3 बोन्स थे। अगर मैं एक हिप बोन की बात करूं तो कितने बोन्स के फ्यूजन से एक बोन बनता है हिप बोन, तो 3 बोन्स के फ्यूजन से एक हिप बोन बनता है। एंड द नेम ऑफ दोज बोन्स आर, क्या क्या नाम है उन बोन्स के, तो आप बोलेंगे इलियम, ischium and pubis। ठीक है क्या, तो इलियम याद रहे बच्चा, बायोलॉजी में बहुत सारे होमोफोनिक वर्ड्स आते हैं, वर्ड्स विच साउंड सिमिलर, है ना, जैसे रेनिन, रेनिन पढ़ाया था मैंने आपको किडनी में। तो यहां पर इलियम और इलियम दोनों में केवल केवल आई और ई का फर्क है। That ileum is the part of a small intestine, but this ileum is the bone over here. तो ileum, ischium and pubis। इलियम कहां से कहां तक बॉर्डर लाइन अगर मैं आपको बताऊं, तो देख बच्चा, ये रही आपकी पूरी की पूरी इलियम, यहां से यहां तक रहा आपका इश्चियम, और ये जो है आपका दिस इज योर प्यूबिस। समझ आई बात। तो इस इलियम, इश्चियम और प्यूबिस के फ्यूजन से बनता है क्या, एक हिप बोन। लिख लेते हैं इस बात को बच्चा, फ्यूजन ऑफ या वन हिप बोन is formed by the fusion of क्या क्या, तो आप बोलेंगे इलियम, इश्चियम एंड प्यूबिस। क्लियर है क्या, बता बच्चा, इस इलियम, इश्चियम और प्यूबिस, इनमें सबसे बड़ी बोन कौन सी दिख रही है, देखकर बता। मैंने आपको डिमार्केट कर दिया ना, क्या सबसे बड़ी बोन इलियम है क्या, तो इट इज दी लार्जेस्ट वन, इट इज दी लार्जेस्ट वन।
और क्या यही इलियम सैक्रम से जुड़ रही है क्या? पूरा का पूरा? हम वैसे तो बोलते हैं हिपबोन डॉर्सली सैक्रम से जुड़ती हैं, पर हिपबोन में भी अगर बोन को मैं स्पेसिफाई करना चाहूं तो कौन सी बोन? इलियम। कौन सी बोन? इलियम। तो यहां लिखा जा सकता है दैट इलियम articulates with sacrum। और जब सैक्रम से जुड़ेंगी और जहां दो बोन जुड़ती हैं, जॉइंट बनना तो तय है। तो इस जॉइंट का नाम क्या दे दोगे? तो बोलोगे इलियोसैक्रल जॉइंट। क्या बोल दोगे इस जॉइंट को? ये वाला जॉइंट है ना, जहां पर इलियम और सैक्रम जुड़ रहा है, तो इस जॉइंट को क्या बोल दोगे? इलियोसैक्रल जॉइंट। फॉर्मिंग इलियोसैक्रल जॉइंट। चलिए बच्चा, इतनी बात तो क्लियर हो गई। ठीक, चलिए यहां पे अगर ये सैक्रम है तो इसके ऊपर भी तो वर्टिब्री होंगी ना बच्चा। तो सैक्रम के ऊपर कौन सी वर्टिब्री होती है? लंबर वर्टिब्री। सर्वाइकल, थोरासिक, लंबर, सैक्रल, कॉक्सिजियल। तो यहां से सैक्रम अगर शुरू हुआ है तो इसके ऊपर क्या होंगी? लंबर वर्टिब्री। और लंबर वर्टिब्री में भी कौन सी वर्टिब्री होगी? तो आप बोलेंगे लंबर में टोटल संख्या 5 होती है। तो इस सैक्रम के जस्ट ऊपर कौन बैठी होंगी? लास्ट लंबर। और लास्ट लंबर मतलब फिफ्थ लंबर। तो वही मैंने लिखा है, दिस इज दी आर्टिकुलेशन साइट फॉर फिफ्थ लंबर वर्टिब्री। ठीक, इतनी बात बरोबर समझ में आई सबको? देखिए, इस पेल्विक बोन्स ने, इस हिप बोन्स ने मिलकर जो कैविटी एनक्लोज करी है, इस कैविटी को मैंने क्या लिख दिया है? पेल्विक कैविटी, है ना? पेल्विक कैविटी, जिसको हम लोअर एब्डोमिनल कैविटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये कहां मौजूद है? आपके लोअर एब्डोमिनल रीजन में, है ना? इसलिए लोअर एब्डोमिनल कैविटी को आप पेल्विक कैविटी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? पेल्विक गर्डल ने बनाया है इसलिए। ठीक, चलिए, तो पीछे की तरफ तो ये किससे जुड़ गई? सैक्रम से। पर आगे की तरफ ये किससे जुड़ती है? तो मैंने अभी बोला, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है स्काई कलर का, दिस इज योर प्यूबिक सिम्फाइसिस। और बाय नेचर क्या है ये? एक तरीके से सीमेंट ही किया है ना इनने। दो हिप बोन्स को सीमेंट ही तो किया है वेंट्रली इसने। तो क्या बोल दोगे? ये सीमेंटिंग सब्सटेंस बना किस चीज का है? तो आप बोलोगे व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। व्हाइट फाइब्रस क्यों बोला? क्योंकि इस कार्टिलेज में कोलेजन फाइबर्स, जो कि अपेरेंटली व्हाइट कलर के दिखते हैं, है ना? तो इस कार्टिलेज में उन कोलेजन फाइबर्स की संख्या थोड़ी ज्यादा होती है मैट्रिक्स में, इसलिए इनको व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज बोल देते हैं। ठीक है क्या? ये जो प्यूबिक सिम्फाइसिस होती है ना बच्चा, ये थोड़ा सा मूव कर सकता है। प्यूबिक सिम्फाइसिस इज स्लाइटली अलाउइंग द मूवमेंट ऑफ दीज टू हिप बोन्स। ठीक, याद रखिएगा कि जब पार्चुरेशन का टाइम होता है, डिलीवरी, है ना, तो डिलीवरी के टाइम पे जो फुल्ली डेवलप्ड फीटस है उसको क्या करना होता है? उसको एक्सपेल आउट करना होता है, एक्सपल्शन करना होता है। ठीक, और डिलीवरी थोड़ी आसान हो इसके लिए अलग अलग स्ट्रक्चर्स का डायलेशन किया जाता है। जैसे वो जो फीटस है उसको क्या करना पड़ेगा? उसको पहले सर्वाइकल कैनाल, फिर वेजाइनल कैनाल, इससे होता हुआ बाहर एक्सपेल आउट होना होगा। ये सब बात हम रिप्रोडक्शन में करेंगे। तो जो सर्वाइकल कैनाल है वो क्या हो जाती है? थोड़ी डायलेट हो जाती है, ताकि फीटस जो है वो आसानी से, वैसे तो बहुत आसानी से नहीं, पर थोड़ी कम मुश्किल आए, इसलिए डायलेट कर दिया जाता है। तो इसी को बोलते हैं सर्वाइकल डायलेशन। साथ ही साथ ये जो आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस है, दैट आल्सो लूजन्स अप, जिसकी वजह से थोड़ा सा कैविटी का डायमीटर बढ़ेगा, ताकि फीटस का एक्सपल्शन क्या हो? आसानी से हो। क्योंकि आपको पता है कि जो यूटेरस है उसी के अंदर फीटस डेवलप हो रहा था, एंड दैट यूटेरस इज लोकेटेड इन दी पेल्विक कैविटी। तो अगर यूटेरस से फीटस का एक्सपल्शन आसानी से करना है
तो थोड़ा सा पेल्विक कैविटी को ब्रॉडन करना पड़ेगा। अगर ये थोड़ा लूज हो गई आपकी प्यूबिक सिम्फाइसिस तो दैट वुड एक्चुअली हेल्प इन द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। So this pubic symphysis loosens in the influence of a hormone called relaxin. Relaxin relax करने का काम करता है। तो ये वापस से रिप्रोडक्शन में आएगा। मैं बस ये लाइन लिख दे रही हूँ यहाँ पर। तो pubic symphysis loosens under the influence of relaxin hormone at the time of पार्चुरेशन। पार्चुरेशन थोड़ा साइंटिफिक टर्म है, आप इसको डिलीवरी या बर्थ भी बोल सकते हैं। इतनी बात क्लियर? पेल्विक गर्डल में, पेल्विक गर्डल जिसको हिप गर्डल भी बोला था, एक आखिरी बात जो मैं आपको बताती हूँ। देख बच्चा, गर्डल का काम है ना आपके लिम्ब बोन्स को क्या करना, एक्सियल स्केलेटन से जोड़ने का काम। तो कहीं ना कहीं लिम्ब बोन आर्टिकुलेट करेंगी गर्डल से, बिल्कुल। तो जैसे हमने वहां पर जो ग्लेनोइड कैविटी थी स्कैपुला की, उसमें फिट किया था ह्यूमरस को, ठीक वैसे ही यहां भी कोई ना कोई कैविटी होनी चाहिए। यस, यहां पे देख बच्चा, ये जो इलियम है, इस्चियम है, प्यूबिस है, इसके जहां पर ये तीनों बोन्स मिल रही हैं, आपको हो सकता है कलर विजिबल पूरा यहां पर डिमार्केशन ना हो, पर आप देख सकते हैं कि ये जो कैविटी है, यहां पर आपकी ये बोन है प्यूबिस, ये है इस्चियम और ऊपर है इलियम। तो ये तीनों बोन्स जहां पर मिलती हैं, at the junction of all these three bones, there is a cavity, there is a gaddha, a groove, and that groove is called as acetabulum. क्या बोलते हैं इस ग्रूव को? acetabulum. तो हम बोलेंगे cavity present at the junction point of इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, है ना, शॉर्टकट में लिख दिया है। तो इस एसिटाब्यूलम से पक्का आपकी हाइंड लिम्ब की बोन आके जुड़ने वाली है। कौन सी बोन? जो पहली बोन होगी, एंड दैट बोन इज अ थाई बोन, जो थाई रीजन में पाई जाती है, और उसका नाम है फीमर। क्या बोल दोगे? फीमर। मतलब पक्का ये एसिटाब्यूलम किससे आर्टिकुलेट कर रही है? फीमर से। तो इट आर्टिकुलेट्स विथ फीमर। क्या नाम है उसका? फीमर। और जो जॉइंट बनेगा उसको क्या बोल दोगे? यहां का जॉइंट शोल्डर जॉइंट कहलाता था, यहां का जॉइंट कहलाएगा हिप जॉइंट। सो आर्टिकुलेट्स विद फीमर टू फॉर्म क्या? हिप जॉइंट। एंड दिस अगेन इज अ टाइप ऑफ, जैसे शोल्डर जॉइंट में हमने पढ़ा था, that was a type of ball and socket joint. This is also a type of ball and socket joint. Socket कौन है? Socket है आपकी एसिटाब्यूलम। बॉल क्या है? वो फीमर का हेड होगा जो इसमें आकर फिट करेगा। चलिए, तो आई होप पेल्विक गर्डल क्लियर हो गया होगा आपको। बात करते हैं हाइंड लिम्ब के बोन्स के बारे में। ठीक, उतना ही बताऊंगी जितना एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, जितने से आपका काम हो जाएगा। तो ये है हाइंड लिम्ब की बोन। देखिए बच्चा, ये है आपकी एक हिप बोन, और यहां पर वो कैविटी क्या कहला रही थी? एसिटाब्यूलम। और ये एसिटाब्यूलम से कौन आके जुड़ रहा था? फीमर। फीमर का ये वाला पोर्शन क्या बना रही थी? हिप जॉइंट। हिप जॉइंट जिसको आप एक तरीके का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हो। ठीक, तो हाइंड लिम्ब की अगर बात करें ना, हाइंड लिम्ब दिखा तो नहीं सकती हूं मैं,
पर आपको पता है कि हाइंड लिम्ब के अलग अलग पोर्शंस हैं भैया, है ना। थाई रीजन होता है, फिर आता है आपका शैंक रीजन, और फिर आता है फूट, ठीक, सिंगुलर फूट, प्लूरल फीट। तो थाई रीजन, शैंक रीजन एंड फूट। जैसे हैंड रीजन में भी अलग अलग डिमार्केशंस थे, wrist, palm and fingers. Likewise in foot also there are 3 demarcations. One would be your ankle. क्या बोलते हो? ankle. अंकल नहीं, ankle. फिर आता है आपका सोल, SOLE वाला सोल, है ना भैया। सोल, सोल का मतलब तो पता ही होगा आपको। और फिर आती है आपकी टोज, ठीक, जिनको आप डिजिट्स भी बोल सकते हैं, बोला था मैंने आपको। तो बात करते हैं थाई रीजन के बोन की। तो थाई बोन जिसको बोलते हैं, दैट इज नन अदर देन फीमर। और ये डायग्राम देख के भी आपको ये तो लग ही रहा होगा कि फीमर तो बहुत लॉन्ग बोन है, और सही भी है। आपके बॉडी की जो लॉन्गेस्ट बोन है दैट इज योर फीमर, लॉन्गेस्ट एज वेल एज स्ट्रॉन्गेस्ट। क्योंकि जब आप खड़े हैं भैया तो आपकी बॉडी का पूरा वजन कौन सह रही है? ये फीमर एक्चुअली। So it is the longest and femur is the longest and strongest bone. चलिए इतनी बात क्लियर। संख्या बताइए कितनी फीमर दिखाई दे रही है आपको? तो फीमर कितनी हो जाएगी? 1। फीमर के नीचे शैंक एरिया में आते हैं तो आपको 2 बोन्स दिख रही हैं, एक एकदम हट्टी कट्टी दिख रही है, एकदम पतली सी दिख रही है ना। तो जो आपको ये बोन दिख रही है शैंक रीजन में, these are named tibia, tibia and fibula, tibia and fibula। अगेन मैं आपसे अगर इनकी संख्या पूछूं तो आप क्या बोलेंगे? मैडम एक टीबिया दिख रहा है और एक फिब्यूला दिख रहा है, लिख देंगे बस। थोड़ा सा गौर से देखिए बच्चा, याद है वहां पर ह्यूमरस से लोअर फोर आर्म की जो है ना, आपकी जो लोअर फोर लिम्ब है, लोअर फोर लिम्ब, इसमें 2 बोन्स पाई जाती थी, रेडियस एंड अल्ना। और ये रेडियस और अल्ना दोनों ही किससे जुड़ रही थी? आपकी ह्यूमरस से। यहां थोड़ा सा कैच, यहां देखिए जो टीबिया है, यहां पर जो टीबिया है ये है पोर्शन टीबिया का, पर यहां पर कौन है बच्चा? यहां पर है आपकी फिब्यूला। तो देखिए जरा, फिब्यूला टीबिया से तो जुड़ी है, पर फिब्यूला फीमर तक नहीं पहुंच पाई। मतलब फीमर से केवल कौन जुड़ रहा है? टीबिया। फिब्यूला फीमर से नहीं जुड़ता। तो याद रखिएगा, फिब्यूला, फिब्यूला does not articulate with, does not articulate with फीमर। ठीक है क्या? चलिए जी, आगे फूट रीजन में बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ कि जहां पर आपका ये फीमर और आपका ये टीबिया जुड़ रहा है, उस जंक्शन को बोलते हो नी। बोलते हो क्या? और यहां जो जॉइंट बनता है दैट इज योर नी जॉइंट। और इसी नी जॉइंट पर आगे की तरफ से एक कैप है, कैप लाइक स्ट्रक्चर, बोनी स्ट्रक्चर। And this bone is actually formed by ossification of a tendon. टेंडन क्या होता है? टेंडन एक कनेक्टिव टिश्यू है, एक तरीके का, है ना। हम बोलते हैं कि ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है ना। कनेक्टिव टिश्यू जिसमें सेल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, मैट्रिक्स होते हैं, ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जिसमें फाइबर्स हैं खूब सारे, और एकदम एक डेफिनेट मैनर में अरेंज होते हैं, उनको क्या बोलते हो? डेंस रेगुलर। तो लिगामेंट एंड टेंडन दे आर एक्चुअली द टाइप ऑफ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक। तो जो आपका ये जो स्ट्रक्चर है, ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है,
This is a bone and this is actually called as patella. क्या बोलते हैं इसको? पटेला बोन. पटेला बोन जिसका दूसरा नाम क्या है? It is also known as kneecap. क्या बोलते हो? kneecap. ठीक, ये kneecap बना कैसे? तो इस रीजन में कुछ टेंडन रहा होगा, जिस टेंडन का रूप परिवर्तन किया, उस टेंडन को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें? बोन में. और वो बोन क्या बन के तैयार है? पटेला. सो इनी बोन which is formed by the ossification. ossification का मतलब बोन फॉर्मेशन है ना. तो अगर टेंडन को बोन में फॉर्म कर दिया, टेंडन को बोन में कन्वर्ट कर दिया, मतलब टेंडन का क्या हो गया? ऑसिफिकेशन. और टेंडन के ऑसिफिकेशन से अगर बोन बनती है तो ऐसी बोन कहलाती है सेसामॉइड बोन. क्या बोलते हैं? सेसामॉइड बोन. तो यहां मैं लिख दूं दैट kneecap, it is a sesamoid bone. sesamoid bone का मतलब formed by ossification of, क्या बोल दोगे? टेंडन. क्लियर इतनी बात? चल बढ़ते आगे, फुट पे बढ़ते हैं बच्चा. जैसे हमने हैंड को रिस्ट, पाम और फिंगर्स में क्या किया था? बाइफरकेट किया था. ठीक वैसे ही यहाँ फुट को हमने क्या बोला? एंकल, सोल एंड टोज. अगर मैं बोलूं एंकल, एंकल में जो बोन्स पाई जाती हैं वो बोन का नाम क्या है? वहां कार्पल बोलते थे जो रिस्ट में होगा. यहां कार्पल ना बोल के बोलोगे टारसल. क्या बोल दोगे? टारसल. ठीक, वहां पाम रीजन में पाई जाती थी मेटाकार्पल, यहां पर सोल रीजन में पाई जाएंगी मेटाटारसल. आसान है याद करना. तो टारसल फिर क्या है? मेटाटारसल. और फिर क्या हो जाएंगी? जैसे वहां फैलेंजेस थी, यहां भी फैलेंजेस. फैलेंजेस. ठीक है क्या? चलिए बारी बारी से अगर आपको मैं काउंट बताऊं तो यहां पर टारसल होती है, वहां कार्पल 8 होती थी, यहां टारसल 7 ही होती है, एक कम. मेटाटारसल बिल्कुल मेटाकार्पल की भांति यहां पे कितनी होंगी? 5. फैलेंजेस भी वहां पर 14, यहां पर भी 14, 14 ही होंगे. ठीक, कितने हो गए टोटल? 29. एक बोन कहां है? तो दैट इज योर पटेला. टोटल बोन्स कितनी हो गई? 30. अगर मैं यहाँ पे फैलेंजियल फॉर्मूला आपसे पूछूं तो जैसे आपके फोरलिम में था वैसे ही यहां पर भी फैलेंजियल फॉर्मूला वुड बी 2 3 3 3 3, जिसमें कि दिस 2 वुड बी प्रेजेंट इन दी बिगर टो. जो बिग टो है आपका उसमें कितने फैलेंजेस? 2. बचे हुए बाकी स्मॉलर टोज में 3 3 3 3. क्लियर है क्या इतनी बात? चलिए तो ये बात हो गई आपके हाइंड लिम्ब की. तो आई होप शोल्डर गर्डल, फोर लिम्स, हिप गर्डल एंड हाइंड लिम्स क्लियर हो गए होंगे, है ना. चलिए बढ़ते हैं आगे बच्चा. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जॉइंट्स नाउ. जॉइंट्स की बात करेंगे और वही एग्जांपल्स लेंगे जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है. और कुछ इंपॉर्टेंट अगर है तो मैं आपको बताऊंगी एक्स्ट्रा चीजें, अगर इंपॉर्टेंट है ना, वरना फालतू की चीजें हम स्किप करेंगे. चलिए जॉइंट्स. जॉइंट्स मतलब वो जगह, वो जंक्शन जहां पर दो बोन्स क्या हो? मिले. दो बोन्स क्या हो? जुड़े, आर्टिकुलेट हो. अगर ये दो बोन आपस में जंक्शन बना रही हैं तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज. 1,
there would be no gap between these two bones, and another possibility is there would be a gap. इसी बेसिस पे हमने जॉइंट को क्या कर दिया है, अलग अलग टाइप में डिवाइड किया है। पहला क्राइटेरिया समझ आया, जहां दो बोन जुड़ रही हैं या तो इनके बीच कोई गैप ना हो या गैप हो। दूसरा क्राइटेरिया कि अगर इनके बीच गैप नहीं है तो इस बोन के बीच जो मसाला भरा हुआ है ना, जैसे दो ईंट को जोड़ने के लिए सीमेंट डालते हो तो दो बोन को जोड़ने के लिए बीच में मसाला भरना पड़ेगा, एंड दैट मसाला वुड बी मेड अप ऑफ, अगर वो बना है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का, किसका, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है ना एक्चुअली। तो अगर वो मसाला डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का है तो अलग टाइप का जॉइंट, अगर वो मसाला एक्चुअली कार्टिलेज है तो अलग टाइप का जॉइंट। मतलब टाइप्स ऑफ जॉइंट आर 3 नेम्ड, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड साइनोवियल जॉइंट। अगर स्पेस बिटवीन आर्टिकुलेटिंग बोन्स, दो बोन्स अगर जुड़ रही हैं तो उनके बीच स्पेस है या नहीं, तो ये जो फाइब्रस जॉइंट होता है बच्चा, इसमें कोई स्पेस नहीं होता, एब्सेंट होती। कार्टिलेजिनस जॉइंट में भी स्पेस देखने को नहीं मिलेगा, पर साइनोवियल जॉइंट में देयर इज अ स्पेस प्रेजेंट, एंड दैट स्पेस इज नोन एज, आगे मैं बताऊंगी आपको, दैट स्पेस इज नोन एज साइनोवियल कैविटी। क्लियर? चल, अब अगर स्पेस नहीं है तो पक्का बीच में मसाला भरा होगा, और वो मसाला क्या होगा, तो फाइब्रस जॉइंट में क्या प्रेजेंट होगा, तो बोलेंगे हम प्रेजेंट होती हैं फाइब्रस जॉइंट में dense irregular connective tissue present in between the articulating bones। दो बोन जहां मिल रही हैं वहां पर क्या मौजूद है, dense irregular connective tissue। यहां पर क्या, तो यहां पर पाई जाएंगी कार्टिलेज। कैसी, फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट। और कैसी कार्टिलेज होती हैं, फाइब्रस, याद रखिएगा, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज होती है, कोलाजन फाइब्रस यहां पर थोड़ी ज्यादा। अगर मैं बात करूं कि भैया ये जो जॉइंट है जहां दो बोन्स मिल रही हैं, या तो ऐसा हो कि ये दो बोन एक दूसरे के अगेंस्ट बिल्कुल भी मूव ना कर पाए, या तो बिल्कुल थोड़ा सा मूव करे, या तो एकदम फ्रीली मूव करे, तो हम बोलेंगे फाइब्रस जॉइंट ऐसा जॉइंट है जहां पर मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं है। और मूवमेंट नहीं है इसलिए इसको क्या बोला, इमूवेबल जॉइंट। क्या बोल दिया इसको, इमूवेबल जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट क्यों बोला था, क्योंकि यहाँ पे डेंस इरेगुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू मौजूद है। यहां पर इमूवेबल क्यों बोला, क्योंकि मूवमेंट नहीं। कार्टिलेजिनस जॉइंट क्यों बोला, क्योंकि आर्टिकुलेटिंग बोन के बीच में कौन सा मसाला भरा हुआ है, कार्टिलेज का, और यहां पर मूवमेंट है मौजूद स्लाइटली, यहां पर स्लाइट मूवमेंट इज प्रेजेंट, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। क्या बोल दोगे, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। पर यहां पर मूवमेंट क्या होगा, प्रेजेंट होगा, और खूब सारा मूवमेंट है, बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट नहीं है उतना ज्यादा एज कंपेयर टू दिस, इसमें एकदम थोड़ा सा मूवमेंट, यहां पे अच्छा मूवमेंट है, इसको बोलते हैं हम
फ्रीली मूवेबल जॉइंट। क्या बोलते हैं? फ्रीली मूवेबल जॉइंट। ठीक, पहले इन दोनों के एग्जांपल्स बता देती हूँ, फिर साइनोवियल जॉइंट पे आते हैं। तो अगर मैं एग्जांपल्स ऑफ फाइब्रस जॉइंट की बात करूं तो याद करिए पिछली क्लास में मैंने आपको सूचर्स पढ़ाए थे। सूचर्स जहां पर क्रेनियल बोन्स है ना, कितनी बोन्स थी क्रेनियल बोन्स? 8 बोन्स थी। और ये क्रेनियल बोन्स क्या हो जाती है? एकदम फ्यूज कर जाती है ना। तो फ्यूज जहां करती हैं, दो बोन्स जहां पर इंटरडिजिटेट मिलती हैं, वहां पर आपको इस दो बोन के बीच में कौन सा मसाला भर देते हो? तो भरते हो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। और वही जगह पर सूचर जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ऐसा मान लेते हैं, ये रहा बोन, ये रहा आपका दूसरा बोन। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है? बिल्कुल मसाला भर दिया तो एकदम ऐसा सूचर जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसी को क्या बोलते हो? सूचर। तो कहां पाई जाती है ये? क्रेनियम में। तो लोकेशन की अगर बात करें फाइब्रस जॉइंट की, तो लोकेशन वुड बी, पहला sutures of cranium। ठीक, एक और लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो आपकी जो टीथ होती है बच्चा, टीथ, क्या टीथ मैग्जिला एंड मैंडिबल के अंदर कैविटी होती है, उसके अंदर धसी होती है? क्या कभी ऐसा आपने देखा है कि नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में टीथ मूव कर रहा हो कैविटी में? नहीं, है ना। कुछ एबनॉर्मैलिटी होती है तभी हम बोलते हैं टीथ मूव कर रहा है, इन्फ्लेमेशन या कोई और भी कंडीशंस। पर नॉर्मली टीथ मूव नहीं करना चाहिए, वरना आप कैसे खाने को तोड़ पाओगे? नहीं। तो आपकी टीथ मूव नहीं करनी चाहिए उस सॉकेट में। मतलब टीथ भी उस सॉकेट में जब जुड़ी होंगी तो बिल्कुल क्या होंगी? इमूवेबल। और वहां भी कैसा जॉइंट? तो बोलोगे फाइब्रस जॉइंट। तो हम बोलेंगे टीथ प्रेजेंट इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन्स, upper jaw, maxilla and lower jaw, mandible। तो maxilla and mandible, jaw bone। चलिए जी, क्लियर फाइब्रस जॉइंट, बस इतना ही याद रखना है। अगर मैं कार्टिलेजिनस जॉइंट की लोकेशंस की बात करूं तो क्या हमने पिछली क्लास में इंटरवर्टिब्रल डिस्क सीखा था? वर्टिब्री एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक आप स्टैक करते हैं और बीच में वो एक डिस्क शेपेड स्ट्रक्चर जो कि फाइब्रस कार्टिलेज की बनी थी। क्या बोल दिया था? इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटर मतलब बिटवीन, वर्टिबल क्यों बोला? क्योंकि वर्टिब्री के बीच में है। तो लोकेशन ऑफ कार्टिलेजिनल जॉइंट पहला वुड बी इंटर वर्टिब्रल डिस्क। दूसरा लोकेशन अभी सिखाया प्यूबिक सिम्फाइसिस, क्या वो भी फाइब्रस कार्टिलेज ही थी? यस। किसके बीच? हिप बोन्स के बीच पाई जाती है, इसलिए तो हिप बोन्स स्लाइटली मूवेबल था। तो दूसरा लोकेशन ऑफ कार्टिलेजिनल जॉइंट वुड बी प्यूबिक सिम्फाइसिस। तीसरा लोकेशन अगर मैं आपको बताऊं, ठीक, तो क्या आपको याद है रिब्स जो होती थी वो स्टर्नम से जुड़ती थी, है ना? और जुड़ती कैसे थी? एक कार्टिलेज से जुड़ती थी। वो कार्टिलेज क्या कहलाती थी? कॉस्टल कार्टिलेज। क्या कहलाती थी? कॉस्टल कार्टिलेज। तो हम बोलेंगे रिब्स और स्टर्नम के बीच जो कार्टिलेज है और जो जॉइंट बन रहा है दैट इज कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो हम बोलेंगे बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम। कौन से कार्टिलेज? कॉस्टल कार्टिलेज। बहुत सारी चीजें मैं रेफर करती जा रही हूँ बच्चा, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियोस में सीखे हैं उन चीजों को, है ना।
हर वीडियो में हर चीज बिल्कुल शुरू से बताई जाए, ऐसा संभव नहीं है ना। तो अगर आप चीजें रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको कॉस्टल कार्टिलेज इतना ज्यादा फील नहीं हो रहा, तो आप प्रीवियस वीडियो को रेफर कर सकते हैं सीखने के लिए। क्लियर क्या? चलिए बात करते हैं साइनोवियल जॉइंट की। तो फाइब्रस जॉइंट और कार्टिलेजिनस जॉइंट के बारे में एनसीईआरटी ने केवल इतना ही लिखा है, मैंने आपको वही थोड़ा सा अच्छे से बता दिया। ठीक, साइनोवियल जॉइंट की बात करें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉइंट ऑफ ऑल, इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, सभी से क्वेश्चन आ सकते हैं, थोड़ा इलैबोरेटिव है इसलिए बोल दिया। साइनोवियल जॉइंट क्या बोलोगे? फ्रीली मूवेबल जॉइंट। और साइनोवियल जॉइंट के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, उन कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे अभी बारी बारी से। सबसे पहले साइनोवियल जॉइंट का थोड़ा सा डिटेल अगर मैं हिस्टोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो, ये रही एक बोन, ये रही दूसरी बोन, और इन दो बोन के बीच गैप है, इसलिए क्या बोल दिया? साइनोवियल जॉइंट। अब देख बच्चे, ये जो दो बोन मिल रही है ना, जुड़ रही है ना, इसके ऊपर एक कवरिंग चढ़ाई, और ये जो बोन थी इसके ऊपर भी क्या चढ़ाई है? कवरिंग। एंड दैट कवरिंग इज नथिंग बट अ कार्टिलेज। क्या है? कार्टिलेज। दिख रहा है क्या? ऊपर है बोन, नीचे है बोन, और यहां जो आपको ब्लू कलर की कवरिंग दिख रही है, दैट इज आर्टिक्यूलर कार्टिलेज। आर्टिक्यूलर कार्टिलेज कहां पाई जाती है? तो प्रेजेंट एट द टिप ऑफ लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स जो जिनकी लेंथ ज्यादा हो, विथ कम हो, ऐसे बोन्स को लॉन्ग बोन्स बोलते हैं। आपकी बॉडी में अलग अलग टाइप के बोन्स होते हैं, है ना, शॉर्ट बोन्स, लॉन्ग बोन्स, फ्लैट बोन्स, है ना, इरेगुलर बोन्स, अलग अलग टाइप के। तो लॉन्ग बोन्स के टिप पे पाई जाने वाली कार्टिलेज क्या कहलाती है? आर्टिकुलर कार्टिलेज, व्हिच इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज। इट इज अ टाइप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। It is a type of hyaline cartilage. चलिए जी, बढ़ते हैं आगे। क्यों डाला कार्टिलेज? तो कार्टिलेज की मैट्रिक्स थोड़ी सी क्या होती है? लचीली होती है। तो अगर मान ले कि अगर दो बोन्स को आर्टिकुलेट करना है, और ये दो बोन्स आपस में जब एक दूसरे के अगेंस्ट है ना, वैसे तो मैं दिखा रही हूं इतना गैप है, पर इतना गैप होता है क्या बोन के बीच में? बहुत माइन्यूट गैप होता है। तो जब ये मूव करेंगे, क्योंकि साइनोवियल जॉइंट कैसा है? मूवेबल जॉइंट। तो जब मूव करेंगी तो हो सकता है कि जो दो बोन्स हैं वो क्या हो जाए? आपस में टकराए, फ्रिक्शन करें। So there has to be ways by which we will be reducing, minimizing this friction. बारी बारी से पढ़ाऊंगी। एक तरीका है कि हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर उस लचीले सब्सटेंस जिसको क्या बोलते हैं? कार्टिलेज, डाल दिया है। इस हैंड के ऊपर अगर मैंने जेली लगा ली और तब मैं अगर इसको रोटेट करवाऊं तो मुझे थोड़ा सा कम फ्रिक्शन फील होगा, है कि नहीं? तो लाइकवाइज दिस आर्टिकुलर कार्टिलेज सिग्निफिकेंस क्या था? तो ये क्या कर रही है बच्चा? फ्रिक्शन को थोड़ा सा रिड्यूस करने में मदद कर रही है। फ्रिक्शन को क्या कर रही है? थोड़ा कम कर रही। चलिए ठीक, अब देखिए, मैंने दो बोन्स के बिल्कुल टिप पे क्या लगा दिया? आर्टिकुलर कार्टिलेज, और इसको चारों तरफ से लपेट दिया है कनेक्टिव टिश्यू से। क्या कर दिया है? दोनों को चारों तरफ इस जगह को लपेट दिया है, किससे? कनेक्टिव टिश्यू से। और दिस इज कनेक्टिव टिश्यू की मेम्ब्रेन, एंड दिस इज नथिंग बट साइनोवियल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे इस मेम्ब्रेन को बच्चा? दिस मेम्ब्रेन इज एक्चुअली कॉल्ड एज साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो ये जो ऑरेंज कलर की मेम्ब्रेन है, वैसे तो ऐसे दिख रही है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं बच्चा? उसका बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ले रहे हैं, पर ये साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या करेंगी? उसको पूरे चारों तरफ से क्या करेंगी? घेरे हुए रहेंगी। और क्या इस साइनोवियल मेम्ब्रेन ने अंदर एक कैविटी, ये जो दो बोन के बीच कैविटी है, उसको एनक्लोज किया है? तो बोलोगे बिल्कुल किया है। और उस कैविटी को नाम क्या दे दोगे? साइनोवियल कैविटी। साइनोवियल मेम्ब्रेन एनक्लोजेस साइनोवियल कैविटी। और इस कैविटी में क्या हवा भरी होगी? इस कैविटी में भरी होगी बच्चा, दिस कैविटी वुड बी फिल्ड विथ अ फ्लूइड। The synovial cavity would be filled with fluid called as synovial fluid. है कि नहीं?
प्लूरल कैविटी में प्लूरल फ्लूइड था, पेरिकार्डियल कैविटी में पेरिकार्डियल फ्लूइड था, तो साइनोवियल कैविटी में साइनोवियल फ्लूइड होगा। जहां भी फ्लूइड आता है, 2-3 फंक्शंस तो एकदम दिमाग में रख ही लेना है। फ्लूइड है तो पक्का फ्रिक्शन को कम करता होगा। क्या फ्रिक्शन को कम करना था? बिल्कुल, क्योंकि दो बोन जब एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करेंगी तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा तो क्या हो सकती है ये बोन्स आपस में? जब फ्रिक्शन होगा तो इन्फ्लेमेशन हो सकती है। ऐसा नहीं होने देना, तो हम क्या करेंगे? इस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करेंगे अलग अलग तरीके से। एक तरीका है फ्लूइड भर दिया। तो फंक्शन ऑफ द साइनोवियल फ्लूइड, पहला फंक्शन क्या लिख लोगे? इट reduces friction। तो हम बोलेंगे ना लिब्रिकेशन का काम कर रहा है। दूसरा फंक्शन क्या होगा बच्चा? तो याद रहे, ये जो कार्टिलेज होती है ना, कार्टिलेज के पास कोई ब्लड सप्लाई नहीं होता है, एवैस्कुलर होती है। एवैस्कुलर मतलब ब्लड सप्लाई कार्टिलेज के पास नहीं है, और ब्लड में ही तो न्यूट्रिएंट है, ब्लड में ही तो डिसॉल्व्ड गैसेस हैं, सारे गैसेस ब्लड में ही तो हैं, ब्लड के जरिए ही तो ट्रांसपोर्टेड होते हैं। तो अगर कार्टिलेज को जिंदा रहना है, मेटाबॉलिज्म करना पड़ेगा। मेटाबॉलिज्म करने के लिए गैसेस चाहिए, मेटाबॉलिज्म करने के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए। कहां से मिलेगा? सो दिस इज साइनोवियल फ्लूइड। ये साइनोवियल फ्लूइड को सिक्रीट करने का काम कौन करती है? साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन सिक्रीट्स क्या? साइनोवियल फ्लूइड। और ये साइनोवियल फ्लूइड क्या करेगा? फ्रिक्शन तो कम कर ही रहा था, पर इट वुड प्रोवाइड नरिशमेंट टू द कार्टिलेज। तो प्रोवाइड्स nourishment to the neighboring cells, for example cartilage। और भी फंक्शंस क्या होंगे? तो इसी फ्लूइड के अंदर जो कार्टिलेज के सेल्स होंगे वो क्या करेंगे? अपना मेटाबॉलिक वेस्ट, CO2, इन सबको क्या करेंगे? डंप करने का काम करेंगे। तो मैंने फंक्शंस लिख दिया साइनोवियल फ्लूइड का। बात करते हैं बच्चा, तो ये रहा आपका हिस्टोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ योर साइनोवियल जॉइंट। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट। और ये जो टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट है ना, हमेशा जब भी आप टाइप्स में चीजों को क्लासिफाई करते हैं, there has to be a criteria, always there has to be a criteria जब भी हम चीजों को डिवाइड करते हैं। तो साइनोवियल जॉइंट को भी अलग अलग टाइप में डिवाइड किया है, मतलब कुछ ना कुछ क्राइटेरिया दिमाग में रहा होगा। वो क्राइटेरिया क्या है? वो क्राइटेरिया है कि जो आर्टिकुलेटिंग बोन्स हैं उनका शेप कैसा है। क्या कोई बॉल शेपेड है? क्या कोई सॉकेट कॉनकेव शेपेड है? क्या आर्टिकुलेटिंग सरफेस में एक सरफेस सैडल शेप है? सैडल शेप क्या लास्ट क्लास में पढ़ाया था मैंने आपको? जो घोड़े पे आप बैठते हैं, जो सीट बनाते हैं, सीट, उस सीट को सैडल शेपेड बोलते हैं। वो आकार सैडल शेप का है। तो अगर एक गड्ढा अगर सॉकेट जैसा हुआ जिसमें बॉल आके फिट हो गया, क्या बोलोगे? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एक ग्रूव जो कि कैसा होगा? सैडल शेप का होगा, तब जाके दूसरी बोन उस सैडल शेपेड ग्रूव में आके फिट होगी, क्या बोल दोगे? सैडल जॉइंट। ऐसा जॉइंट जिसमें क्या हो? बिल्कुल आर्टिकुलेटिंग बोन्स, बिल्कुल फ्लैट हो, सरफेस कैसी हो? फ्लैट हो, और दोनों क्या हो? केवल और केवल स्लाइड कर सके, ग्लाइड कर सके, क्या बोल दोगे? ग्लाइडिंग जॉइंट। पाइवट जॉइंट मतलब कल मैंने सिखाया था आपको कि आपके पास यहाँ पे इस रीजन में, नेक रीजन में दो जॉइंट्स हैं, एक यस बोलने वाला, एक नो मूवमेंट वाला। यस बोलने के लिए तो अटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट था, पर नो बोलने के लिए अटलांटो एक्सियल जॉइंट था। एटलस और एक्सिस के बीच में होता था। क्या थी एटलस एक्सिस? दे वर दी सर्वाइकल वर्टिब्रा C1 C2। तो आपको पता है कि जो फर्स्ट सर्वाइकल C1 वर्टिब्रा है, क्या बोला था? एटलस, है ना? एटलस बोला था ना, क्योंकि एटलस से ही आपका पूरा स्कल जुड़ा होता है। और एटलस ग्रीक माइथोलॉजी में आया है, वो ग्रीक गॉड जो एटलस था, जिसने अपने कंधे पर पूरा हेवन उठाया हुआ था, बस वहीं से डिराइव किया गया। तो एटलस से नीचे जो एक्सिस सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा था, वो क्या करता था? जाके जुड़ जाता था। और जुड़ने की वजह से इसी पॉइंट के अगेंस्ट, जैसे मान लेते ये जुड़ा और इसी पॉइंट के इर्द गिर्द आपका क्या होता था? एटलस घूमता था, रोटेट होता था।
तो बोलेंगे एक चीज फिक्स्ड है और दूसरी चीज उसी फिक्सिंग पॉइंट के अगेंस्ट क्या हो रही है, रोटेट, बोलते हो पाइवट जॉइंट। समझ आ रही है बात? तो ये वाला जॉइंट क्या है, पाइवट जॉइंट। एक और पाइवट जॉइंट मौजूद है ना, मेहंदी लगाते हो, आगे मेहंदी लगाया, फिर हाथ रोटेट करने के लिए ऐसे किया, तो ये चीज क्या है भैया, दिस इज रोटेशन जो आपका हो रहा है वो रेडियस अल्ना के बीच, दैट इज पॉसिबल ड्यू टू द पाइवट जॉइंट। क्लियर है क्या? हिंज जॉइंट, हिंज सुना होगा आपने, है ना, गेट्स में हिंज लगा होता है ना, और इस हिंज के अगेंस्ट दरवाजा एक तरफ से ही खुलता है, दूसरी तरफ से आप उसको नहीं खोल सकते हिंज की वजह से। मतलब हिंज होने से जो जॉइंट है वो केवल एक ही तरफ मूवमेंट शो करेगा, दूसरी तरफ जितनी मर्जी चाहो मेहनत कर लो, क्या आप अपनी एल्बो को इस तरफ मोड़ सकते हो? नहीं। जो नी जॉइंट है आपका, है ना, वो भी क्या है, नी को ऐसे मोड़ सकते हो पर क्या दूसरी डायरेक्शन में मोड़ सकते हो? नहीं। तो ये बात तो क्लियर हो गई, ये जॉइंट, नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, दे आर एक्चुअली टाइप ऑफ हिंज जॉइंट। तो ये सारे जॉइंट्स किस बेसिस पर क्लासिफाई किए गए, ये बात समझ आई क्या? आर्टिकुलेटिंग सरफेस कैसा है, और आर्टिकुलेट करने के बाद मूवमेंट कितने प्लेन्स में ये पॉसिबल है, यहां पर उस बेसिस पे किया गया। ठीक, तो बस मैं केवल आपको एग्जांपल्स लिखूंगी, इतनी जो सारी बातें मैंने आपको समझाई ना, इन बातों से क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन केवल आता है मैच द फॉलोइंग, नाम दे दिया जाएगा जॉइंट का और लोकेशंस बता दी जाएंगी। तो अगर मैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की बात करूं तो अभी ही डिस्कस किया बच्चा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, one of the articulating surface is ball shaped and another is socket like, इसलिए बॉल एंड सॉकेट बोला। लोकेशंस वुड बी, क्या होगा, तो लोकेशन ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पहला क्या, शोल्डर जॉइंट, पहला लोकेशन क्या, शोल्डर जॉइंट, और दूसरा लोकेशन क्या, हिप जॉइंट। क्लियर? और याद रखिएगा शोल्डर जॉइंट है ना, हर डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल है, मतलब बहुत सारे मल्टीपल डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल, इसलिए आउट ऑफ ऑल द साइनोवियल जॉइंट द मोस्ट फ्री, the most movable of all the synovial joint is your ball and socket joint. The most freely movable, most freely movable joint. ठीक, आउट ऑफ ऑल। हिंज जॉइंट, हिंज का मतलब क्या था कि ये केवल एक ही प्लेन में क्या कर रहा था, मूवमेंट करवा रहा था, दूसरे में इट वाज एक्चुअली रेस्ट्रिक्टिंग द मूवमेंट। तो द लोकेशन वेयर हिंज जॉइंट इज प्रेजेंट, जितना एनसीईआरटी में दे रखा है, जितना आपको याद रखने की जरूरत है मैं उतना ही बता रही हूँ। जॉइंट्स तो बहुत सारी जगहों पर बनते हैं, अलग अलग टाइप के जॉइंट्स होते हैं, पूरे बॉडी लोकेशन में कहाँ कहाँ कौन सी जॉइंट होती है ये जानने की जरूरत नहीं, आपको जितनी जानने की जरूरत उतना ही बता रही हूँ। तो हिंज जॉइंट पहला लोकेशन वुड बी एल्बो जॉइंट, एंड दूसरा वुड बी नी जॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये जॉइंट टॉपिक क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत होती है। पाइवट जॉइंट किस टाइप का मूवमेंट ये करवाता है, रोटेशन। रोटेशन मतलब एक चीज फिक्स होगी और उस फिक्सिंग पॉइंट के अगेंस्ट क्या होगा, रोटेशन पॉसिबल होगा। एंड द लोकेशन ऑफ पाइवट जॉइंट इज अटलांटो एक्सियल जॉइंट। क्लियर है क्या? चलिए जी, सैडल जॉइंट की बात करें, पक्का एक ग्रूव क्या होगा, सैडल शेपेड। और ये सैडल जॉइंट ये रहा, जो आपकी थंब होती है ना, इस थंब का जो कार्पल और मेटाकार्पल है दैट एक्चुअली फॉर्म्स सैडल जॉइंट। तो प्रेजेंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल of
क्लियर? एंड लास्ट ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट की खास बात क्या है? यहां पर आर्टिकुलेटिंग सरफेस कैसी होती है? आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है एकदम फ्लैट। कैसी होती हैं? फ्लैट। इसलिए हम ग्लाइडिंग जॉइंट को सिंपलेस्ट साइनोवियल जॉइंट बोलते हैं। एसजे साइनोवियल जॉइंट। तो सिंपलेस्ट साइनोवियल जॉइंट इज ग्लाइडिंग जॉइंट। लोकेशन वुड बी, तो याद रखिएगा जो कार्पल्स होते हैं, कार्पल्स, तो कार्पल्स की बोन टोटल 8 बोन्स होती थी, उनके भी सरफेस फ्लैट होते हैं, तो कार्पल्स आपस में ग्लाइड करते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट। जो टार्सल्स होते हैं, टार्सल बोन भी आपस में ग्लाइड करती हैं, टार्सल्स। तो ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन कार्पल्स, बिटवीन टार्सल्स। चलिए, तो आई होप जॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। तो इतनी बातें ही आपको जाननी थी, मैंने बता दी आपको, है ना। शोल्डर और हिप जॉइंट थोड़ा डिटेल में पहले ही पढ़ा दिया मैंने आपको, है ना। चलिए बच्चे, बढ़ते हैं आगे। द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे वुड बी डिसऑर्डर्स। पहले स्केलेटल डिसऑर्डर पढ़ाऊंगी, फिर मस्कुलर डिसऑर्डर पढ़ाऊंगी। स्केलेटल डिसऑर्डर केवल उतनी ही बात जितनी एनसीईआरटी ने करी है। एंड दोज डिसऑर्डर्स एज यू कैन सी हियर, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस एंड गाउट। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक। ऑस्टियो वर्ड किसके लिए आता है बच्चा? सो दिस ऑस्टियो वर्ड मतलब बोन। ऑस्टियो का मतलब क्या है? बोन, ठीक। एंड पोरोसिस का मतलब क्या है? पोर फॉर्मेशन। लिटरली तो पोर फॉर्मेशन हम नहीं बोल सकते। जैसे आप बोलते हैं ना ओजोन होल, तो क्या छेद हो जाती है ओजोन लेयर में? नहीं, थिनिंग होती है। लाइकवाइज ऑस्टियोपोरोसिस में, ऑस्टियो मतलब बोन, पोरोसिस मतलब पोर फॉर्मेशन। इसका मतलब है कि जो बोन है, उस बोन का जो मैट्रिक्स था, जिस चीज से वो बना हुआ है, किससे बना है? कैल्शियम सॉल्ट से। तो पक्का उस मैट्रिक्स में क्या हो गया होगा? कुछ मैट्रिक्स डिसॉल्व हो गया होगा, कमी हो गई होगी, बोन क्या हो गया है? पतला हो गया है, थिनिंग हो गई। और अगर थिनिंग हो गई है बोन की, तो बोन हैज बिकम फ्रेजाइल। नाउ इट इज मोर प्रोन टू फ्रैक्चर। ऐसी हड्डियां जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस होती हैं, दैट बिकम्स मोर प्रोन टू फ्रैक्चर्स, क्योंकि पतली हो गई है बोन, है ना, आसानी से टूट सकती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस के कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले मैं लिख लूं कि यहां पे एनसीईआरटी ने लिखा है दैट ऑस्टियोपोरोसिस इज डिक्रीज्ड बोन मास, ठीक, एंड इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ फ्रैक्चर। बोन मास क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, जिसके वजह से फ्रैक्चर के चांसेस क्या हो गई? बढ़ गई, क्योंकि बोन हैज बिकम, बोन becomes thin and fragile। चलिए, ऐसा क्यों होता है? तो जब मैं इंडोक्राइन सिस्टम आपको पढ़ाऊंगी तो वहां 2 हार्मोन्स का जिक्र करूंगी बच्चा। एक है आपकी कैल्सीटोनिन और एक होती है पैराथायरॉइड हार्मोन, है ना। कैल्सीटोनिन बनाती है थायराइड ग्लैंड और पैराथायरॉइड हार्मोन बनाती है पैराथायरॉइड ग्लैंड। एंड दीज टू हार्मोन्स एक्चुअली प्ले रोल इन होमियोस्टैसिस ऑफ कैल्शियम। एक हार्मोन ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करती है, एक हार्मोन ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाती है। तो जो हार्मोन कैल्शियम लेवल को ब्लड में बढ़ाने का काम करती है, कैसे बढ़ाती है? तो एक तरीका, बहुत सारे तरीके हैं, एक तरीका बोन का कैल्शियम निकाल निकाल के ब्लड में फेंक दो। बोन का कैल्शियम निकाल निकाल के कहां फेंक दो? ब्लड में। बोन क्या हो जाएंगी? पतली। तो अगर ऐसा करने वाले हार्मोन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो क्या ये चीज बहुत ज्यादा होने लगेगी?
तो अगर ज्यादा होने लगेगी तो क्या हो जाएगा भैया, ऑस्टियोपोरोसिस। दूसरा हार्मोन जो क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करता है। तो कैसे कम करता है, तो ब्लड का कैल्शियम उठा के बोन के ऊपर चिपका देता है, ब्लड का कैल्शियम उठा के बोन के ऊपर चिपका देता है। मतलब क्या कर रहा है, कैल्शियम उठा के बोन पे, कैल्शियम उठा के बोन पे। अगर ऐसा करने वाली हार्मोन कम हो गई तो ये प्रोसेस हो पाएगा नहीं। तो हम अगर सीधे शब्दों में बोलें तो डिसबैलेंस या इम्बैलेंस इन द हॉर्मोन्स दैट प्ले रोल इन कैल्शियम होमियोस्टैसिस, अगर ऐसा होता है, इन हॉर्मोन्स का डिसबैलेंस, इम्बैलेंस होता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। दूसरा, जैसे जैसे एज प्रोग्रेशन होता है ना, जैसे जैसे द पर्सन एजेस, बॉडी के अंदर एनाबॉलिक एक्टिविटी, एनाबॉलिज्म का मतलब चीजों का सिंथेसिस, फॉर्मेशन, एनाबॉलिक एक्टिविटी कम होती है। कैटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब चीजों का तोड़ना, वो कैटाबॉलिक एक्टिविटीज बॉडी में ज्यादा होती है। कैटाबॉलिक एक्टिविटी, एक सेल है, नाम है ऑस्टियोक्लास्ट। क्या नाम है, ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियो मतलब बोन, क्लास्ट मतलब ईटिंग सेल्स। ये बोन के मैट्रिक्स को क्या करती हैं, खाती हैं। तो अगर एज यू एज, अगर ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी बढ़ती है तो बोन की मैट्रिक्स क्या होंगी, धीरे धीरे कम होने लगेंगी, क्योंकि ये सेल्स मैट्रिक्स को खाने लगेंगी। तो एज के साथ भी ऑस्टियोपोरोसिस होती है, इसलिए बूढ़े लोगों में फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, आपने सुना होगा, क्योंकि बोन क्या हो जाती है, फ्रेजाइल। ऑल्सो इट अकर्स, जो फीमेल जिनमें मीनोपॉज आ जाता है ना, मीनोपॉज आने की वजह से बहुत सारे सेक्स हार्मोन्स का लेवल कम, जैसे ईस्ट्रोजन कम होता है, और ईस्ट्रोजन के कम होने से ऐसा देखा गया है कि ऑस्टियोपोरोसिस प्रमोट होती है। तो रीजन, एक रीजन तो यहां पर एनसीईआरटी ने लिख दिया है, डिक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन इज अ कॉमन कॉज। मैं तीनों रीजन जो मैंने आपको समझाया वो लिख देती हूँ, ठीक। चलिए, तो रीजन क्या होंगे, तो सबसे पहला रीजन वुड बी imbalance in calcitonin and parathyroid hormone, ठीक। चलिए, दूसरा, increased osteoclast activity। तीसरा, decreased estrogen। तो ईस्ट्रोजन का लेवल कब होता है, आफ्टर मीनोपॉज, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में क्या हो जाती है, बंद। ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी कब यूजुअली देखने को मिलती है, एजिंग। चलिए जी, चलिए, ये बात हो गई ऑस्टियोपोरोसिस खत्म। अब बात करते हैं आर्थराइटिस की। आर्थ्रोस का मतलब, आर्थराइटिस में आर्थ्रोज का मतलब होता है बच्चा जॉइंट। आर्थ्रोज का मतलब क्या है, जॉइंट। और आपको पता है आइटिस, आइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन। याद है क्या, हेपेटाइटिस, लिवर में इन्फ्लेमेशन, तो आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलस ऑफ नेफ्रॉन में इन्फ्लेमेशन। तो आर्थराइटिस मतलब जॉइंट में इन्फ्लेमेशन। अब ये जॉइंट में इन्फ्लेमेशन अलग अलग कारणों की वजह से हो सकती है, इसलिए आर्थराइटिस के अलग अलग टाइप्स हैं। वन ऑफ द टाइप्स इज गाउटी आर्थराइटिस विच इज ऑल्सो नोन एज गाउट। क्या बोलते हैं बच्चा, गाउट।
ये होता क्यों है? तो बॉडी में जब यूरिक एसिड कैसे बनता था, याद है क्या आपको? प्रोटीन के ब्रेकडाउन से भी बनता था, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से भी यूरिक एसिड बनता था, नाइट्रोजनस वेस्ट। साथ ही साथ प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म से भी बनता था। तो दोनों के मेटाबॉलिज्म से क्या बन रहा है आपका? यूरिक एसिड, नाइट्रोजनस वेस्ट। अगर ये जरूरत से ज्यादा बनने लगे तो क्या होगा बच्चा? ब्लड में यूरिक एसिड की संख्या ज्यादा ज्यादा ज्यादा। ये यूरिक एसिड तो सोडियम वगैरह के साथ मिलके क्या बना देते हैं? सॉल्ट्स बना देते हैं। ठीक, मोनोसोडियम सॉल्ट्स बनाने लगते हैं और ये सॉल्ट्स क्रिस्टल के फॉर्म में अपीयर होने लगते हैं। अगर ये क्रिस्टल्स अगर किसी वजह से साइनोवियल फ्लूइड में ज्यादा हो गया, क्योंकि साइनोवियल फ्लूइड बनाता कौन था? साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन कैसे बनाती है फ्लूइड? तो ब्लड को छान के ही बनाती है। पूरा मैकेनिज्म सीखने की जरूरत नहीं, इतनी बात ध्यान रखें। ब्लड को क्या करती है? छानती है। ब्लड में अगर यूरिक एसिड क्रिस्टल ज्यादा, साइनोवियल फ्लूइड में यूरिक एसिड ज्यादा, अगर दो बोन जब क्या कर रही हो? मूव कर रही हो, बीच में आपने अगर कंकड़ रख दिया, पत्थर रख दिया, तो जब ये मूव करेंगी तो ये कंकड़ पत्थर क्या इसके मूवमेंट में क्या कुछ बैरियर, क्या कुछ इन्फ्लेमेशन, क्या कोई हानि, क्षति पहुंचाने का काम करेगा? यस। क्या मेम्ब्रेन डैमेज हो सकती है? यस। And that type of arthritis, that type of inflammation which is due to crystals of uric acid, that causes gouty arthritis. ठीक, तो inflammation due to uric acid crystals. यूरिक एसिड क्रिस्टल्स कहाँ एक्यूमुलेट होने लगती हैं? साइनोवियल फ्लूइड में। ठीक, चलिए, दूसरा टाइप ऑफ आर्थराइटिस इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियो का मतलब क्या होता है? बोन। याद है क्या? आर्टिकुलर कार्टिलेज हुआ करती थी, दो लॉन्ग बोन्स के आर्टिकुलेटिंग सरफेस पे पाई जाती थी। तो अगर ये कार्टिलेज हट गई और उसकी जगह पर बोन ही आ गई, कार्टिलेज को हटाया और क्या बना दिया? बोन। मतलब कार्टिलेज का क्या हो गया? ऑसिफिकेशन। क्या कार्टिलेज इस सरफेस को स्मूथनेस प्रोवाइड करती थी ताकि जब ये मूव करें तो थोड़ा फ्रिक्शन कम हो? अगर कार्टिलेज हटा के वहां बोन ही बोन कर दिया तो क्या फ्रिक्शन बढ़ जाएगा? यस। क्या इससे भी बोन्स क्या होंगी? इन्फ्लेम्ड? यस। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस इट एक्चुअली अकर्स ड्यू टू, तो आप बोलेंगे ड्यू टू ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन मतलब कन्वर्जन इनटू बोन। तो ऑसिफिकेशन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज। तीसरा टाइप ऑफ आर्थराइटिस इज rheumatoid arthritis, and one of the important things here that you should keep in mind that it is an autoimmune disorder. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होती हैं? तो आपकी इम्यून सिस्टम है ना, जो कि पैथोजेन से लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करता है आपको। आपके इम्यून सिस्टम को पता है अपना कौन पराया कौन, सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिस्टिंक्शन करने की एबिलिटी होती है। पर अगर खुदा ना खास्ता ये जो एबिलिटी है अगर ये कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो इम्यून सिस्टम अपने ही सेल्स के खिलाफ क्या करने लगता है? इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स ट्रिगर करने लगता है और इसी को बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो मतलब सेल्फ, इम्यूनिटी मतलब सेल्फ के अगेंस्ट क्या हो गई है? इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होने लगी। तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है? जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है ना वो इन्फ्लेम्ड होती है, जिसकी वजह से जैसे आपने कभी देखा होगा है ना कि अगर आपका कोई कॉमन कोल्ड हुआ है तो रेस्पिरेटरी पैसेज में इन्फ्लेमेशन होती है जिसकी वजह से खूब सारा एक्सेसिव म्यूकस सिक्रीशन होने लगता है कि नहीं? तो साइनोवियल मेम्ब्रेन में अगर इन्फ्लेमेशन होती है, साइनोवियल फ्लूइड ज्यादा सिक्रीट होने लगेगी। फ्लूइड ज्यादा तो प्रेशर भी ज्यादा लगेगा, प्रेशर ज्यादा लगेगा तो ये भी गड़बड़ हो गई, है कि नहीं? कुछ टाइम के बाद ऐसा देखा गया है कि साइनोवियल मेम्ब्रेन कुछ ग्रेन्यूल्स जिनको पैनस बोलते हैं, ग्रेन्यूल्स जिनको क्या बोलते हैं? पैनस,
इस ग्रेन्यूल को सिक्रीट करने लगती हैं। ग्रेन्यूल मतलब कंकड़ जैसा स्ट्रक्चर, कंकड़ आ गया, इन्फ्लेमेशन को कोई रोक नहीं सकता। So this type of arthritis called as rheumatoid arthritis. तो क्या बोलोगे? दो चार बातें जो याद रखनी है। Synovial fluid, increases, प्रेशर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। Granules secreted, और उसको क्या बोलते हैं? उस granules को, so that granule is known as pannus, है ना? चलिए जी, फाइब्रस ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होती है एक्चुअली, है ना? चलिए, तो ये हो गई आपकी स्केलेटल डिसऑर्डर्स, बस इतना ही पढ़ना है आपको, दैट वुड बी इट। अब बात करेंगे मस्कुलर डिसऑर्डर, और बस 3 ही डिसऑर्डर्स, प्यारे प्यारे से डिसऑर्डर एनसीईआरटी ने मेंशन किए हैं, एंड दैट वुड बी द एंड ऑफ दिस टॉपिक ओवर हियर। 3 डिसऑर्डर। सबसे पहली डिसऑर्डर मायस्थीनिया ग्रेविस, मायस्थीनिया ग्रेविस, और याद रखिएगा दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। क्या है ये? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। मायस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है? तो याद रखिएगा कि हमारा जो सार्कोलेमा होता था न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, याद है क्या आपको? सार्कोलेमा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, इसके पास क्या होती थी बच्चा? इसके पास होती थी एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स, याद है क्या? एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स। ऊपर आपका क्या होता था? मोटर न्यूरॉन, है ना? तो यहां से क्या गिरता था बच्चा? क्या साइनेप्टिक वेसिकल से एसिटाइल कोलिन गिरता था, और एसिटाइल कोलिन जैसे ही गिरता था इससे बाइंड होता था, और बाइंड होता तो क्या होता था? सोडियम आयन अंदर जाता था, जिसकी वजह से सार्कोलेमा क्या हो जाती थी? डीपोलराइज, एक्टिवेट हो जाती थी, और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करना चालू करेंगी यहीं से, है ना? मसल कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल यहीं से मिल रहा है। तो अगर बॉडी ने इसी एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स के खिलाफ अगर एंटीबॉडी बना दी, क्या बना दी? एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स के खिलाफ क्या बना दी बच्चा? एंटीबॉडीज। तो बताइए, क्या ये एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर को ढक लेगा? बिल्कुल बिल्कुल, कॉम्प्लीमेंट्री एंटीबॉडीज ही तो बनती है। तो क्या एसिटाइल कोलिन बाइंड कर पाएगा? नहीं। एसिटाइल कोलिन अगर बाइंड नहीं करेगा तो क्या सार्कोलेमा डीपोलराइज होंगी? नहीं, डीपोलराइज नहीं होंगी। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट काहे का होगा? मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, आप जैसे यू कैन रिलेट इट विथ यू कि आप बहुत दिन तक अगर काम नहीं कर रहे हैं, है ना, इफ यू आर इल, आप बेड रिडन है बिल्कुल, है ना, बिस्तर पर सो रहे हैं, कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी आप नहीं कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी, तो यू बिकम वेरी लेजी स्लाइड ऑफ, है काइंड ऑफ। तो उसी तरीके से अगर मसल्स को आप इस्तेमाल नहीं करते, तो क्या होता है? धीरे धीरे मसल्स वीक होने लगती हैं, थकने लगती हैं, मसल्स में पैरालिसिस होने लगती है, कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी क्या होती है? घटने लगती है। इसको मैं कोरिलेट करवाऊंगी एवोल्यूशन में, जब मैं आपको पढ़ाऊंगी बच्चा लेमार्क की थ्योरी। लेमार्क ने एक पॉइंट बोली थी, बहुत अच्छी पॉइंट, कि वो था कि यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। ऐसा ऑर्गन जो बार बार इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, नेचर उसको धीरे धीरे डिजेनरेट करना शुरू कर देती है। ठीक, तो कुछ लिमिटेशंस भी थी, पर पढ़ेंगे एवोल्यूशन में। पर अभी की बात करें तो अगर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगी तो क्या होगा बच्चा? फटीग, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल। तो यहाँ पे रीजन क्या हुआ? तो यहाँ पे आप लिखेंगे एंटीबॉडी अगेंस्ट acetylcholine receptors present on sarcolemma of neuromuscular junction of neuromuscular
जंक्शन। चलिए बच्चा, एक डिसऑर्डर खत्म। दूसरा डिसऑर्डर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। याद रखिएगा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। क्या है ये? जेनेटिक डिसऑर्डर है। कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो एकदम दिमाग में रखना होता है, और ये की पॉइंट्स एनसीईआरटी की लाइन से ही उठा के पूछे जाते हैं ना। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होता है? मान लेते हैं हमारे पास है एक मसल सेल, जिनको क्या बोलते हैं हम? मसल फाइबर बोलते हैं। क्या क्या इसी मसल फाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल्स और मायोफाइब्रिल्स जो होती हैं वो क्या किस चीज की होती हैं? तो वो फिलामेंट्स, मायोफिलामेंट से मिलकर बनी होती हैं। थिक एंड थिन फिलामेंट, थिक एंड थिन फिलामेंट। तो क्या इसी मसल सेल के अंदर मायोफाइब्रिल्स लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट होती हैं? तो आप बोलेंगे यस। देख बच्चा, कॉन्ट्रैक्शन किस लेवल पे होता है? क्या थिक और थिन फिलामेंट के लेवल पे होता है? बिल्कुल। कॉन्ट्रैक्ट तो ये कर रही है। मसल सेल को कैसे पता चलेगा? मसल सेल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगी? मान लेते हैं फॉर एग्जांपल मैंने एक हैमर उठाया और मैं हवा में ही हैमरिंग करते जा रही हूं। एक कमरा है, कमरे के अंदर मैं बीच में खड़ी हूं और हवा में ही क्या कर रही हूं? मैं हैमरिंग करते जा रही हूं। क्या कमरे की वॉल्स तक ये हैमरिंग का वाइब्रेशन पहुंचेगा? क्या वॉल्स को पता चलेगा कि मैं हैमरिंग कर रही हूं? नहीं। अगर वॉल तक पहुंचाना है तो मैं क्या करूंगी? वॉल से कनेक्टेड एक रॉड लिया, एक रॉड का एक एंड मैंने वॉल से कनेक्ट किया और दूसरे एंड पे मैं क्या कर रही हूं? हैमरिंग। क्या अब ये वाइब्रेशन वॉल तक पहुंचेंगी? यस। तो अगर कॉन्ट्रैक्शन आपकी ये फिलामेंट्स कर रही हैं तो क्यों ना इस फिलामेंट को सार्कोलेमा मसल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जोड़ दिया जाए, ताकि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो मसल सेल भी कॉन्ट्रैक्ट होती हुई दिखाई देंगी। और यही काम करती है कौन? तो ये काम करती है आपकी एक प्रोटीन। एक प्रोटीन है बच्चा, और इस प्रोटीन को बोलते हो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। क्या बोल देते हो? डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। प्रोटीन है मतलब सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। पता है आपको, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, तो पक्का ये किसी ना किसी जीन से कोड हो रहा होगा ये प्रोटीन। अगर उस जीन में कुछ खराबी हो जाए तो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बनेगी, इसलिए तो जेनेटिक डिसऑर्डर बोला। तो अगर डिस्ट्रोफिन प्रोटीन ना हो तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हुई आपको दिखाई नहीं देंगी। कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही है तो धीरे धीरे मसल्स क्या हो जाएंगी? डीजनरेट होने लगेंगी। इसी को क्या बोल दिया? मस्कुलर डिस्ट्रोफी। तो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का फंक्शंस लिख देती हूं मैं आपको। कनेक्ट्स थिन फिलामेंट टू सार्कोलेमा। सार्कोलेमा मतलब मसल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? थर्ड डिसऑर्डर वुड बी टेटनी। टेटनी रैपिड स्पैस्म्स, जिसको वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं इन मसल ड्यू टू लो कैल्शियम। दो कीवर्ड्स यहां पे आ गई बच्चा। रैपिड स्पैस्म मतलब खूब ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स ड्यू टू लो कैल्शियम। लो कैल्शियम याद रखना है। ये चीज और क्लियर होगी अगले चैप्टर में, पर यहां बता दूं कि आपका जो सार्कोलेमा का डीपोलराइजेशन था, एक्टिवेशन था, वो कैसे हो रहा था? एक्टिवेशन होने से ही मसल कांटेक्ट हो रही थी। कैसे हो रहा था? जब सोडियम से ये जो एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स होते हैं, दीज आर एक्चुअली नथिंग बट अ चैनल फॉर सोडियम आल्सो। तो सोडियम का इनफ्लक्स हो रहा था और सोडियम के आने से ये मेम्ब्रेन क्या हो जाती थी? डीपोलराइज हो जाती थी। सिखाई थी ये बात मैंने आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। क्या होता है कि जब हाई कैल्शियम होता है, क्या होता है बच्चा? हाई कैल्शियम। तो इस हाई कैल्शियम का इस चैनल पर इनहिबिटरी रोल होता है। इस हाई कैल्शियम का क्या होता है इस चैनल पर? इनहिबिटरी। मतलब जब कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है ना, तो ये कुछ ना कुछ करके थोड़ा 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 इस चैनल को क्या करता है? इनहिबिट करता है। इनहिबिट करेगा मतलब इस चैनल को खुलने से रोकेगा, मतलब सोडियम के इन्फ्लक्स को क्या करेगा? रोकेगा। ठीक, पूरी तरीके से रोक तो नहीं पाता है पर इनहिबिशन तो कर ही लेता है थोड़ा ना थोड़ा, अप टू सम एक्सटेंट। अगर मैं आपको बोलूं कि कैल्शियम एकदम कम हो गया है
तो क्या ये इनहिबिशन भी कम हो जाएगा? यस। अगर इनहिबिशन कम होगा तो सोडियम का इनफ्लक्स और अच्छे से धड़ल्ले से होगा, और धड़ल्ले से होगा मतलब एक्टिवेशन ऑफ सार्कोलेमा ज्यादा, और अगर एक्टिवेशन ज्यादा होगी तो कॉन्ट्रैक्शन भी ज्यादा। क्या यही रैपिड कॉन्ट्रैक्शन था? यस। और इसी को आप क्या बोलते हैं? टेटनी। क्लियर है इतनी बात? तो यही 3 मस्कुलर डिसऑर्डर्स आपको पढ़ने थे बच्चा। दैट वुड बी इट फॉर दिस चैप्टर। अब हम अगले चैप्टर की बात करेंगे जिसमें नर्वस सिस्टम डिस्कस करेंगे, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक, आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं भूलना है, लाइन बाय लाइन आपको पढ़ने की हैबिट डालनी है ना? आपको पता ही होगा एनसीईआरटी आपकी होली बुक है ना? दिन में कम से कम आपको, अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो कम से कम 2 घंटे एनसीईआरटी रीड करने की हैबिट आपको डेवलप करनी पड़ेगी। लास्ट टाइम तो केवल हम एनसीईआरटी ही बोलते हैं कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हर चैप्टर में 20 बार 25 बार आपको रिवीजन चाहिए होता है, ताकि आपको हर नूक एंड कॉर्नर से आप वाकिफ हो, एक भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आपके गलत ना हो। ठीक, चलिए तो आज के लिए इतना ही रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।